अध्याय 521 केंद्रीय सीमा। जैद की बोतल से आत्मा का एक अंश बाहर निकला, जिससे नीली आंखों वाला एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। झांग युन ने शांत भाव से कहा, हम केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। चलिए इसका अनुभव करते हैं। शेष आत्मा लैन र के अलावा और कोई नहीं थी। हालांकि उसे डीकन कैंग से अनुमानित स्थान मिल गया था, लेकिन दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय लगातार बदलता रहता था और उसे अभी भी उसे ढूंढना था। लैन एयर को इसका एहसास होने देना अधिक सुविधाजनक होगा। ये सुनकर लैन एयर तुरंत अपनी तंद्रा से जाग उठी और आश्चर्य से झांग युन और उसके शिष्यों की ओर देखने लगी। हालांकि उसने अपना रूप बदला हुआ था, फिर भी वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति झांग युन ही था। उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरा पक्ष वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र में आ गया था। उनकी हिम्मत कैसे हुई दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में आने की? झांग युन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा? मुझे तुरंत ही इसका एहसास हो जाएगा। लैन एयर की आत्मा कांप उठी और उसने इसे महसूस करने के लिए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही उसने आंखें खोलीं। मिल गया। कहाँ? यह उत्तर दिशा में है, लेकिन काफी दूर है। मुझे रास्ता बताओ। झांग युन ने अपने हाथ से उसकी शेष आत्मा को थामे रखा और कहा। लैन एयर की बची हुई आत्मा ने सिर हिलाया और एक दिशा की ओर इशारा किया। ये देखकर झांग युन अपने शिष्यों को लेकर जंगल से बाहर उड़ गया, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। 10 सेकंड तक मेरा इंतजार करो। झांग युन ने अपने शिष्यों से कुछ कहा और फिर तुरंत ही अपने स्थान से गायब हो गए। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह कई मील दूर एक विशाल चट्टान के पीछे था। देखने में तो चट्टान के पीछे का इलाका खाली लगता है, लेकिन स्नैप! झांग युन ने हाथ बढ़ाकर एक ऐसे साधक को पकड़ लिया जो पारदर्शी चोला पहने छिपा हुआ था। फिर उसने चोला फाड़ दिया। हे प्रभु, मेरी जान बख्श दीजिए। एक दुबला पतला युवक प्रकट हुआ और जल्दी से उससे दया की भीख मांगने लगा। झांग युन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उस दूसरे व्यक्ति को उठाकर अपने शिष्यों के समूह के पास वापस ले गया। गुरुजी, ये कौन है? वो शियाओपांग और अन्य लोग जो कुछ उन्होंने देखा उससे चकित रह गए। वे शायद काफी समय से हमारा पीछा कर रहे हैं। झांग युन बोलते हुए उस दुबले पतले युवक से छीना हुआ पारदर्शी वस्त्र अपने शिष्यों को देते हुए बोला, इस पारदर्शी वस्त्र की आभा को याद रखना। ये वस्त्र तुम्हें अदृश्य बना सकता है और शून्य में विलीन कर सकता है। अपनी आभा को छुपाने की कुछ तकनीकों के साथ छिपना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि इसकी एक कमी यह है कि इस पारदर्शी कपड़े में हल्की सी गंध होती है, जिसे ध्यान से महसूस किया जा सकता है। इसलिए भविष्य में अकेले यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। वो शियाओपांग और अन्य लोग सीधे खड़े हो गए और जल्दी से सिर हिलाया। उन्होंने उस दुबले पतले युवक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अगर झांग युन वहां न होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसका पीछा किया जा रहा है। झांग युन की बातें सुनकर दुबला पतला युवक आश्चर्यचकित रह गया। क्या उस पारदर्शी वस्त्र में इस तरह की खामी है? टहलना! झांग युन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और चलते चलते ही उस दुबले पतले युवक से उसके बारे में जानकारी लेने लगी। जहां तक स्पिरिट ट्रांसपेरेंट रोब की बात है, इसे यू शिन्युआन के विश्वासपात्र मिंग्युआन ने पहना था, जिसने मिंग्युआन द्वारा इसे उससे परिचित कराए जाने पर इस पर विशेष ध्यान दिया था। जो कुछ उसने अभी देखा उससे उसे कुछ विचार आए। दानव सीलिंग संप्रदाय से निपटने के बाद हम लिंग कबीले के व्यापारी संघ से स्पिरिट ट्रांसपेरेंट रोब्स का एक बैच ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके पास उन्हें दूर करने का तरीका है। कमियों को दूर करने के बाद ये पारदर्शी वस्त्र काफी उपयोगी साबित होगा और इसका उपयोग अमर लोगों के सर्वोपरि संप्रदाय के लिए एक अदृश्य रक्षक बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं अपने विचारों से बाहर आ गया। झांग युन ने उस दुबले पतले युवक पर एक नज़र डाली और कुछ सरल तरकीबों का इस्तेमाल करके उससे सब कुछ कबूल करवा लिया। दुबला पतला युवक वायलेंट टाइगर गैंग नामक एक डाकू समूह का सदस्य था। ये डाकू गिरोह वर्षों से आसपास के इलाकों में लूटपाट कर रहा है। दुबला पतला युवक उन जासूसों में से एक था जिन्हें डाकुओं के समूह ने केंद्रीय क्षेत्र के द्वार के पास तैनात किया था, विशेष रूप से उन आने वाले साधकों को निशाना बनाने के लिए जिनके पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर दिखाई देते थे और रास्ते भर उनका पीछा करने के लिए। फिर उन्होंने वायलेंट टाइगर गैंग के भीतर मौजूद शक्तिशाली साधकों से संपर्क किया और उन्हें रास्ते में घात लगाकर हमला करने के लिए बुलाया। ये सुनने के बाद झांग युन ने पूछा, क्या आपके डाकू समूह के पास बहुत सारे स्पिरिट ट्रांसपेरेंट क्लथिंग हैं? दुबले पतले युवक ने जवाब दिया, हम में से दर्जनों जासूस इसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं और शायद हमारे पास दर्जनों पोशाकें हैं। झांग युन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आपका मुख्यालय कहाँ है? यह दुबला पतला युवक हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही झांग युन की उंगली के नीचे दर्द से चीख उठा और जल्दी से बोला, उत्तर मिंगचू शहर से 300 ली उत्तर में, मुख्यालय वहाँ एक भूमिगत गुफा में है। उत्तर! झांग युन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह रास्ते में है। बोलते ही उन्होंने अपने और अपने शिष्यों की गति बढ़ाने के इरादे से कमांड ब्रश निकाला,
लेकिन एक पल सोचने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और धारीदार आत्मा बाघ को बुलाया। झांग युन ने कहा, छोटे बाघ, सांप में बदल जाओ। नवनिर्मित धारीदार बाघ उस समय अचंभित रह गया जब उसने झांग युन को ब्रश से परिवर्तन अक्षर लिखते हुए देखा। कई दसियों मीटर लंबा धारीदार बाघ पल भर में पंखों वाले एक विशाल सफेद अजगर में बदल गया। यह धारीदार बाघ पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। झांग युन और उनके शिष्य अजगर की चौड़ी पीठ पर चढ़ गए। चलो, उत्तर की ओर चलें। जी हाँ, युवा स्वामी। धारीदार बाघ ने अजगर के शरीर के अनुकूल खुद को ढाल लिया और पाया कि हालांकि उसका शरीर बदल गया था, लेकिन वह अपने बाघ के शरीर से बिल्कुल अलग महसूस नहीं करता था। ये तुरंत उड़ान भरने लगा और पूरी गति से उत्तर की ओर बढ़ गया। इसके बाद झांग युन ने ब्रश का इस्तेमाल करके सु गति अक्षर को अलग से लिखा, जिससे उसकी गति अचानक बढ़ गई। बाई शियाओ द्वारा उसके लिए तैयार की गई दाववादी माओडे की पहचान में संयोगवश नवजात आत्मा चरण के शिखर पर स्थित एक सफेद पंखों वाला अजगर वाहन शामिल था, जिसे चित्तीदार आत्मा बाघ फिलहाल अस्थायी रूप से निभा सकता था। परिवर्तन शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे उन्होंने बहुत पहले एक ब्रश का उपयोग करके प्रभावी पाया था। जब तक किसी भी प्राणी का स्तर उससे अधिक नहीं होता, वह ब्रश का उपयोग करके अक्षर लिख सकता है और फिर दूसरे पक्ष के लिए उसे रूपांतरित करने के लिए अपने मन में एक छवि की कल्पना कर सकता है। जल्द ही समूह 300 मील दूर एक स्थान पर पहुंच गया। वहीं है, उस दुबले पतले युवक के मार्गदर्शन में उन्हें पहाड़ों में स्थित एक भूमिगत गुफा का प्रवेश द्वार मिल गया। जब झांग युन को लगा कि यह सही है, तो उसने एक ही वार में उस दुबले पतले युवक को मार डाला। फिर उसने धारीदार बाघ को बाहर छोड़ दिया और अपने शिष्यों को पहाड़ से नीचे ले गया। वहां कौन जाएगा? प्रवेश द्वार पर नवजात आत्मा अवस्था का एक साधक और नवजात आत्मा अवस्था के कई अन्य डाकू पहरा दे रहे थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए, लेकिन उनके बोलने से पहले ही एक सुगंधित औषधीय पाउडर बिखेर दिया गया था। समय रहते प्रतिक्रिया करने वाले और पाउडर को सांस के साथ अंदर न लेने वाले नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के अलावा कई नवजात आत्मा अवस्था के साधकों ने पाउडर को सांस के साथ अंदर ले लिया और जहर से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। नवजात आत्मा अवस्था के उस साधक ने, जो औषधीय पाउडर से बचने में कामयाब रहा, सफेद बवंडर में लिपटे एक लंबे पैर से उसका सिर चकनाचूर कर दिया। झांग युन और उनका समूह एक पल भी रुके बिना लगातार नीचे की ओर बढ़ता रहा। गुफा के चौड़े मार्ग में प्रवेश करते ही रास्ते में उनका सामना कुछ डाकू भिक्षुओं से हुआ। झांग युन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उनके शिष्य बारी बारी से उनकी देखभाल करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें चीखने भी नहीं दिया। लैन एर उसकी सहज और सुंदर चाल देखकर दंग रह गई। उसने गलत तो नहीं देखा, है ना? कई नवजात आत्मा अवस्था के साधक अभी अभी वहां से गुजरे थे और झांग युन के शिष्यों ने उन सभी को आसानी से मार डाला। आकाश, उसे झांग युन के जाल में फंसे हुए 1 साल से भी कम समय हुआ है, तो आखिर इस दुनिया में क्या क्या हुआ है? झांग युन का शिष्य भी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कौन? जैसे ही वे गुफा की गहराई में घुसने वाले थे, उन्होंने आखिरकार अंदर मौजूद शून्य शोधन स्तर के 2 साधकों को सतर्क कर दिया। शुद्धिकरण अवधि रद्द। जैसे ही लैन एर ने गुफा की गहराई से निकलने वाली 2 आभाओं को महसूस किया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी बात अनसुनी करते हुए रानारान ने कहा, गुरुजी, इन्हें मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। उन्हें जीवित छोड़ दो, वे शायद अभी भी किसी काम आ सकते हैं। ठीक है स्वामी जी। रानारान ने सिर हिलाया और तुरंत गुफा के सबसे गहरे हिस्से में दौड़ पड़ी। लैन एर अचंभित दिख रही थी। इतनी कम उम्र की शिष्या को शून्य शोधन स्तर के 2 साधकों से लड़ने के लिए क्यों भेजा गया? क्या तुम पागल हो? बूम बूम बूम। तभी गुफा के भीतर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। झांग युन, लैन एर और अन्य प्रशिक्षुओं के साथ वहां पहुंची। गुरुजी, समस्या हल हो गई। रानारान ने पहले ही अपने हाथों में 2 घायल और सूजे हुए साधकों को उठा लिया था, एक बाएं हाथ में और एक दाएं हाथ में। लैन एर सदमे से देखती रह गई, उसका मुंह खुला रह गया था। ... स्टॉप। अध्याय 522 बैंगनी तारा चुड़ैल प्रकट होती है। वह महसूस कर सकती थी कि शून्य शोधन चरण की 2 आभाएं अभी अभी उन 2 लोगों की थी जिन्हें रानारान इस समय पकड़े हुए थी। ये 2 साधक शून्य शोधन चरण में हैं। इस नन्ही बच्ची ने ये कैसे किया? झांग युन, वू शियाओपांग और अन्य लोगों को शांत देखकर उसके होठों का कोना अनजाने में फड़क उठा। क्या आप सभी को इस बात पर थोड़ी हैरानी नहीं हुई कि इस छोटी लड़की ने 2 नवजात आत्मा साधकों को हरा दिया? उसकी अति प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए झांग युन आगे बढ़ी। मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। झांग युन को पास आते देख रानारान ने दया की भीख मांगी और अपने बाएं हाथ में काले वस्त्र पहने 2 हटे कट्टे आदमियों को पकड़ लिया। वे वायलेंट टाइगर रेजिमेंट के कमांडर और डिप्टी कमांडर हैं। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग कौन थे, वह केवल इतना जानता था कि ये ऐसे लोग थे जिनसे वह निपट नहीं सकता था। झांग युन ने उनके शरीरों की तलाशी ली और उसे बांस की नली के आकार की एक स्थानिक कलाकृति मिली। उसका मूल उद्देश्य स्पिरिट ट्रांसपेरेंट रोब की खोज करना था, लेकिन जो उसने देखा उससे वह थोड़ा विचलित हो गया।
लगभग 100 महिला साधिकाओं को स्थानिक कलाकृति के अंदर कैद कर लिया गया था। उन्हें विभिन्न स्थितियों में खंभों से बांध दिया गया था और स्पष्ट रूप से वे अमानवीय यातना झेल रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन दवाओं के जरिए उन्हें जीवित रखा गया। उस भयावह दृश्य को देखकर भले ही झांग युन ने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा था, फिर भी वह सिहर उठा। तुम लोग तो बड़े ही विकृत हो। झांग युन ने काले वस्त्र पहने 2 हट्टे-कट्टे आदमियों पर उदासीनता से नजर डाली। काले चोगे पहने 2 हट्टे-कट्टे आदमियों ने एक अजीब सी मुस्कान दी। झांग युन ने फालतू बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उनके शरीर पर रखे संचार जेड टोकन उन पर फेंक दिए। अगर तुम जीना चाहते हो तो बाहर जिन लोगों की तुमने जासूसी की है उन सभी को वापस बुला लो। जीवित रहो। शब्द सुनते ही काले वस्त्र पहने 2 हट्टे-कट्टे आदमी जरा भी नहीं हिचकिचाए और तुरंत संपर्क में आ गए। झांग युन गुफा से बाहर निकला, उस आकर्षक धारीदार बाग को एक तरफ रख दिया और गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। जल्द ही लोग आने लगे। उन्होंने उन्हें एक एक करके पकड़ लिया और आधे घंटे के भीतर ही उन्होंने वायलेंट टाइगर गैंग के उन सभी सदस्यों को पकड़ लिया जो बाहर रेकी कर रहे थे। उन्होंने अपने सारे पारदर्शी कपड़े उतार दिए। दुबले पतले युवक की वस्तु सहित कुल 32 वस्तुएं हैं। यात्रा सार्थक रही। पारदर्शी वस्त्र उतारने के बाद झांग युन ने वायलेंट टाइगर गैंग के सदस्यों पर एक नज़र डाली और जोऊ कान की ओर देखते हुए कहा, कान, क्या तुमने कई तरह की जहरीली गोलियों पर शोध नहीं किया? चलो इन पर उनके प्रभाव का परीक्षण करते हैं। ठीक है स्वामी जी। जोऊ कान की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत विभिन्न रंगों की गोलियों से भरी कई बोतलें और जार निकाले और आगे बढ़ा। काले वस्त्र पहने दोनों हट्टे-कट्टे आदमी पीले पर गए और चिल्लाकर बोले, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारी जान बख्श दोगे? झांग युन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने ऐसा कहा था? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। काले वस्त्र पहने 2 हट्टे-कट्टे आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे। जोऊ कान ने उनकी अनदेखी की और उन्हें जहर की गोलियां खिलाना शुरू कर दिया, जबकि रानरान ने उन्हें पहले ही कैद कर लिया था। कुछ ही देर में भूमिगत गुफा में चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। झांग युन ने कंधे उचकाए और वायलेंट टाइगर गैंग के नेता और उपनेता की स्थानिक कलाकृतियों के भीतर मौजूद महिला साधकों की जीवन शक्ति को मिटा दिया। इन ननों को इतनी यातनाएं दी गईं कि उनकी पहचान करना असंभव हो गया। उनके लिए जीना ही एक प्रकार की यातना थी। खैर, इसे केंद्रीय क्षेत्र को एक विपत्ति से मुक्त करने के रूप में माना जा सकता है। झांग युन ने राहत की सांस ली। ये हिंसक गिरोह साल भर छापे मारता रहता था। जब भी वे किसी आदमी को अगवा करते, उसे मार डालते। जहां तक महिलाओं की बात है, स्थानिक कलाकृति के अंदर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है। वायलेंट टाइगर गैंग से निपटने के बाद झांग युन ने अपने शिष्यों को एक सफ़ेद पंखों वाले अजगर पर सवार होकर आगे बढ़ाया, जो एक धारीदार आध्यात्मिक बाघ से रूपांतरित हुआ था, और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। केंद्रीय क्षेत्र विशाल है और इसकी स्थिति जानने के बावजूद भी झांग युन और उसके समूह को दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय तक पहुंचने में लगभग 7 दिन लग गए। दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय अब एक विशाल प्राचीन शहर के खंडहर के भीतरी हिस्से में स्थानांतरित हो गया है। इसे फीनिक्स शहर के खंडहर कहा जाता है। ये केंद्रीय क्षेत्र के भीतर एक प्रसिद्ध खजाना खोजने का क्षेत्र है। ये स्थान कभी फीनिक्स वॉर्ड क्लैन नामक एक शक्तिशाली जाति का मुख्य शहर हुआ करता था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि फीनिक्स वॉर्ड क्लैन ने एक उच्च कोटि के अमर प्राणी को नाराज कर दिया और उनका सफाया हो गया। मुख्य शहर के बचे हुए केंद्र को मानो किसी अमर शक्ति ने भेद दिया हो, जिससे अनगिनत प्रतिबंध लागू हो गए हैं। इन प्रतिबंधों ने पूरे मुख्य शहर को एक विशाल खंडहर में बदल दिया। असंख्य वर्षों के विकास के बाद ये प्राचीन शहर के खंडहरों में तब्दील हो गया है, जिन्हें हम आज देखते हैं। इसे खजाना खोजने का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि फीनिक्स वॉर्ड क्लैन का सफाया हो गया था, लेकिन शीर्ष अमर लोग भी अपना खजाना अपने साथ नहीं ले गए। फीनिक्स वॉर्ड क्लैन के अनगिनत खजाने खंडहरों में आज भी मौजूद हैं। कुछ लोगों को इनमें पवित्र कलाकृतियों और फीनिक्स मोती जैसे दुर्लभ खजाने मिले हैं। फीनिक्स पल एक सर्वोच्च खजाना है जो पवित्र जीव फीनिक्स के सार और रक्त से बना है। ये कभी फीनिक्स वॉर्ड क्लैन का एक प्रमुख प्रतीक था। फीनिक्स रक्तसार का मूल्य वास्तविक ड्रैगन रक्तसार के मूल्य से बहुत कम नहीं है। यदि अजगर पशु जातियों का सम्राट है, तो फीनिक्स उन कुछ पवित्र प्राणियों में से एक है जो उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है। फैंगचेंग के खंडहरों के बाहर पहुंचने के बाद झांग युन और उनके समूह ने पास के एक कस्बे में उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। छोटे बाघ, चलो चलें। शहर से बाहर निकलते ही झांग युन ने धारीदार आत्मा बाघ को उसके रास्ते पर भेज दिया। सफ़ेद पंखों वाले अजगर की पीठ पर, जो एक धारीदार आध्यात्मिक बाघ से रूपांतरित हुआ था, झांग युन ने कहा, सब लोग सतर्क हो जाओ। किसी भी क्षण हमारा सामना दानव सीलिंग संप्रदाय के राक्षसी साधकों से हो सकता है। सभी शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय वू हेहाई की छोटी छोटी आंखों में भी थोड़ी सी रुचि दिखाई दे रही थी, लेकिन वह झट से एक तरफ हट गया। उस कोमल स्पर्श ने उसे थोड़ी कामुकता के साथ मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया।
झांग युन, वू शियाओपांग, यू शुई, एर और आसपास खड़े अन्य सभी लोग कुछ हद तक असहाय दिख रहे थे। इस समय वू हेहाई को पकड़े हुए एक विशाल स्तन वाली महिला जादूगरनी आत्मा है, जिसने महिला जादूगरनी का वस्त्र पहना हुआ है, जिसे जादूगरनी अमर छड़ी द्वारा बुलाया गया है। न तो यू शुई और न ही यू वेई ने वू हेहाई को उठाया, लेकिन उस छोटे लड़के ने आत्मनिर्भर होना सीख लिया और सीधे चुड़ैल अमर छड़ी का उपयोग करके एक महिला चुड़ैल आत्मा को उसे ले जाने के लिए बुलाया। हालांकि इससे झांग युन को इस समनिंग विच स्टाफ की एक क्षमता को देखने का मौका भी मिला। इसका अर्थ यह है कि यदि वो हेहाई चाहे तो वह इस छड़ी के माध्यम से और भी अधिक समान जादूगरनी आत्माओं को बुला सकती है। इसके अलावा बुलाई गई सभी जादूगरनी आत्माओं में 7वें स्तर के पवित्र पुजारी की जादुई शक्ति होती है और उनकी शक्ति शून्य शोधन स्तर के साधक से कम नहीं होती। झांग युन ने शुरू में अनुमान लगाया था कि वो हेहाई कुछ विच इमॉर्टल स्टाफ का उपयोग करके एकीकरण चरण में किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक दूसरे को छूने जितना आसान नहीं है। अगर वो हेहाई का फ्यूजन स्टेज के किसी व्यक्ति से गंभीर मुकाबला हो तो वह शायद उसे हरा भी सकता है। वह भी उस छोटे लड़के के तरीकों का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सका, क्योंकि कुछ चीजें अचानक ही सामने आ जाती हैं। झांग युन ने बिना सोचे समझे कहा, हाय हाय, अगर कुछ भी हो जाए तो तुम्हें अपने बड़े भाई बहनों के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों की भी रक्षा करनी होगी, समझे? ये सुनकर वो हेहाई ने सिर हिलाया और सुडौल शरीर वाली चुड़ैल लिंग की छाती की मांसपेशियों को सहलाने लगा। झांग युन ने सांस छोड़ी और सामने प्राचीन शहर के खंडहरों की गहराई में देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में पहुंच गया है। दक्षिणी क्षेत्र में नीले समुद्र में एक गहरी खाई के भीतर धुंधली बाधा के नीचे से एक सुंदर आकृति तैरती हुई निकली। पर्पल स्टार विच ने खाई के ऊपरी हिस्से पर नजर डाली और अंगड़ाई लेते हुए कहा, आखिरकार काम पूरा हो गया। बोलते बोलते उसने एक बड़ी काली मुहर निकाली और उसे दूसरी मुहर से जोड़ दिया, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। थोड़ा चौंकते हुए पर्पल स्टार विच ने सील में राक्षसी ऊर्जा का एक और अंश प्रवाहित किया। कुछ ही देर में एक दृश्य सामने आया जिसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लाल रंग का चोला पहने हुए दिखाई दे रहा था। महामहिम रक्षक, नमस्कार। उस दृश्य में लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। पर्पल स्टार विच ने पूछा, स्टुअर्ट कैंग कहाँ है? लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया, संरक्षक, डीकन कैंग अशांत आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। क्या अशांत आत्माओं की भूमि खुल चुकी है? पर्पल स्टार विच ने भौहें उठाकर पूछा, क्या झांग युन को पकड़ लिया गया है? गाजियन, झांग युन को पर्वतीय क्षेत्र में स्थित परम नगर के नगर स्वामी ने बंदी बना लिया है। अंतिम नगरी का स्वामी? पर्पल स्टार विच ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह स्वयं पर्वतीय क्षेत्र में गया था? लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया, हाँ, और उस समय वह परम नगर की विभिन्न शाखाओं के स्वामी को भी साथ लेकर आया था। बैंगनी गुलाब की चुड़ैल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, हालांकि रक्षक जी, हाल ही में ये खबर फैली है कि अल्टीमेट सिटी के नगर स्वामी ने केवल झांग युन के अवतार को ही पकड़ा है। एक क्लोन? पर्पल स्टार विच अचंभित रह गई। क्या ये सच है? मेरे जासूसों के अनुसार इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह खबर अल्टीमेट सिटी से आई है। ये सुनकर पर्पल स्टार विच सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, चूंकि यह सच है तो जाओ उसे ढूंढो और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करो। साथ ही अगर डीकन कैंग बाहर आता है तो उसे तुरंत मुझसे संपर्क करने के लिए कहो। जी हाँ, महामहिम। फोन रखने के बाद पर्पल स्टार विच तुरंत समुद्र की ओर उड़ गई। हम नीले समुद्र के ऊपर पहुंच गए। ये बहुत पतला है। हवा में व्याप्त बिखरी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए बैंगनी तारा राक्षसी ने नीले सागर की ओर नजर घुमाई और कहा, दक्षिणी क्षेत्र के ये साधक वास्तव में इतनी देर तक ऐसी जगहों पर रहते हैं, कितना दयनीय है। बोलते समय उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों से आसपास के वातावरण का सहजता से अवलोकन किया। वह अचानक उस तेज हवा के झोंके से चौंक गई और एक दिशा में उड़ गई। कुछ ही देर में वे एक विशाल निर्जन समुद्र के ऊपर पहुंच गए। एक छलावा पर्पल रोज विच ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, अपना कोमल गोरा हाथ उठाया और बैंगनी राक्षसी ऊर्जा की हल्की हल्की लकीरें उसके चारों ओर लिपट गईं। एक कोमल लहर के साथ धमाका राक्षसी ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह हुआ, जिसने पल भर में प्रतीत होने वाले खाली समुद्र को एक ऊर्जा चक्र में बदल दिया जो एक अवरोध के समान था। उंगली के एक इशारे से ही ऊर्जा का विस्फोट हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक द्वीप अचानक नजर आने लगा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी गुलाब की चुड़ैल की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक नस। उसे तुरंत कुछ महसूस हुआ और उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। वूश वूश वूश। लगभग उसी समय जादुई शक्ति से युक्त समुद्री जल से बने तीरों की वर्षा आकाश में उसकी ओर बढ़ने लगी। सुंदर युवक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की जगह पर छिपे होगे।
ये देखकर पर्पल स्टार विच मुस्कुराए और अपना हाथ उठाया, जिससे राक्षसी ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसने सीधे जादुई समुद्री जल के तीरों के क्षेत्र को घेर लिया। बूम बूम बूम, एक हल्के से दबाव के साथ ही तीरों की वर्षा शुरू हो गई। अत्यंत दिव्य मुरझाती उंगली। जैसे ही विस्फोट हुआ, उनकी आंखों के सामने दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई और मुरझाई हुई अमर शक्ति की एक विशाल किरण हवा में फैल गई। पर्पल स्टार विच की आंखें सिकुड़ गईं। राक्षस सील करने की तकनीक। प्रथम रूप राक्षस सील। अपने दाहिने हाथ को फैलाते हुए राक्षसी ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिसने विशाल मुरझाई हुई अमर शक्ति की उंगली की किरण को जकड़ लिया। मोहरों की तरह इसने तुरंत और पूरी तरह से मुरझाई हुई अमर शक्ति की उंगली की किरण को घेर लिया। दिव्य चेतना। चुड़ैलों का सागर। ठीक उसी क्षण जादुई शक्ति का एक सागर आकाश में फैल गया। काफी समय हो गया जब मैंने तुम्हें देखा था, सुंदर युवक, तुम और भी मजबूत हो गए हो। ये देखकर पर्पल स्टार विच प्रशंसा से भर उठी और बोली, आप सचमुच मेरे सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर एक बैंगनी सुगंध फैल गई, जो उसके राक्षसी क्षेत्र की शक्ति को अपने साथ लिए हुए थी और जादुई ऊर्जा के एक विशाल सागर को अपने घेरे में ले लिया। सुंदर युवक, देखो, हम पहले ही 2 बार मिल चुके हैं। चूंकि हमारा मिलना तय है, तो क्यों ना हम जाकर एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान लें। पर्पल स्टार विच ने जादुई शक्ति के सागर के बीच उस आकृति को घूर कर देखा। उसकी मनमोहक आवाज आसपास के क्षेत्र में समाहित असीम आकर्षण के साथ गूंज रही थी और वह उन्मत्त होकर जादुई शक्ति के सागर में प्रवेश कर रही थी। हालांकि चुड़ैल की शक्ति से युक्त समुद्री जल अभी भी उसे अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन उस आवाज को सुनकर झांग यून के क्लोन को अपने पेट के निचले हिस्से में गर्मी की लहर महसूस हुई। अपने सामने खड़ी पर्पल स्टार विच को देखकर वह अपने होठों को फड़कने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या संयोग है, मेरा असली रूप दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय जाने ही वाला था कि तभी यह चुड़ैल भटकते हुए अमर लोगों के नंबर 1 संप्रदाय के द्वीप पर पहुंच गई। धिक्कार है, उस डीकन कैंग ने तो जगह का जिक्र तक नहीं किया। इससे पहले डीकन कैंग ने उसे बताया था कि पर्पल स्टार विच के दक्षिणी क्षेत्र में आने का उद्देश्य उसे पकड़ना नहीं था, बल्कि कोई और बात थी। डीकन कैंग को उस बात की पूरी जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि पर्पल स्टार विच अभी भी दक्षिणी क्षेत्र में ही है। ये खबर मिलते ही झांग यून ने तुरंत अपने क्लोन के साथ जानकारी को सिंक्रोनाइज कर लिया। मैं गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। सौभाग्यवश इस क्लोन को पहले ही दक्षिणी क्षेत्र में वापस भेज दिया गया था। अन्यथा यदि पर्पल स्टार विच को आज इस स्थान का पता चल जाता, तो अप्रस्तुत प्रथम संप्रदाय के पास भागने का समय ही न होता। उसने नीचे द्वीप पर एक नज़र डाली, जहां प्रथम अमर संप्रदाय के सदस्य तेजी से समुद्री चुड़ैल अमर साम्राज्य के गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। झांग यून के क्लोन ने मोहक मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, चुड़ैल बहन, मैं भी तुम्हारे साथ अंतरंग होना चाहता हूँ। क्या तुम पहले इस डोमेन को हटा सकती हो? ये ठीक नहीं है। बैंगनी तारा चुड़ैल ने कंधे उचकाते हुए नखरे भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम इस क्षेत्र को हटाकर पिछली बार की तरह भाग जाओ तो क्या होगा, सुंदर युवक? बिल्कुल नहीं। झांग यून का क्लोन बैंगनी तारा चुड़ैल के मनमोहक रूप को निहार रहा था। उसकी आंखों में वासना की आग जल रही थी। बहन, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं कैसे तुमसे दूर भाग सकता हूँ? मैं तुम्हारे करीब आने के लिए बेताब हूँ। लगता है ये युवक पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया है। पर्पल स्टार विच ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो। जब वह बोल रही थी, उसकी खूबसूरत बैंगनी आंखें सीधे नीचे स्थित द्वीप पर टिक गईं। स्वर्गीय चुड़ैल जल कारागार जहां धरती समुद्र बन जाती है। झांग यून के क्लोन के चेहरे के भाव बदल गए और क्षेत्र की शक्ति से युक्त बड़ी मात्रा में जादुई समुद्री जल प्रतिद्वंद्वी की ओर बह निकला। बैंगनी तारा चुड़ैल ने अपने हाथ के हल्के इशारे से जादुई शक्ति के समुद्री जल को रोक दिया और हंसते हुए कहा, पुरुषों के शब्द सचमुच झूठ होते हैं। सुंदर युवक, क्या तुम मेरे साथ अंतरंग होने वाले थे? अब मुझे क्यों मार रहे हो? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, राक्षसी ऊर्जा का विशाल विस्तार नीचे स्थित द्वीप की ओर बढ़ गया। नियंत्रण। झांग यून के क्लोन ने अपने दाहिने हाथ में दानव सम्राट के हाथ को सक्रिय कर दिया, जिससे नीचे की ओर बहने वाली प्रचंड राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र शक्ति रुक गई। पहली बार आमतौर पर मुस्कुराने वाले पर्पल स्टार विच के चेहरे पर हैरानी का एक हल्का सा भाव दिखाई दिया। स्वर्गीय चुड़ैल जल कारागार जहां धरती समुद्र बन जाती है। झांग यून ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और जादुई समुद्री जल की एक विशाल लहर अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर भेज दी। पर्पल स्टार विच ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपने शरीर से राक्षसी ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न किया। नियंत्रण। हालांकि जैसे ही यह राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र पूरे क्षेत्र में फैलना शुरू हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी शक्ति किसी प्रकार की बाधा से बाधित हो गई और जबरन वहीं रुक गई। यह बैंगनी गुलाब की चुड़ैल की खूबसूरत आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। अगले ही पल जादुई समुद्री जल का एक विशाल विस्तार उन्हें घेर लिया। राक्षस रोधक पवित्र तकनीक, द्वितीय रूप राक्षस रोधक मोहर। पर्पल स्टार विच के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ।
उसकी पतली 10 उंगलियां तेजी से हिलने लगी और उसके सामने एक विशाल बैंगनी राक्षसी आभा एकत्रित होकर एक बड़ी आकृति का रूप ले लिया। नियंत्रण। झांग युन का क्लोन दानव सम्राट का हाथ एक बार फिर सक्रिय हो गया। बैंगनी राक्षसी ऊर्जा से परिपूर्ण वह विशाल मुहर अचानक रुक गई। 2 in 1 टिल्ड स्टॉप। अध्याय 523 संप्रदाय के गुरु, महान सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। उठना। एक ठंडी फुफकार के साथ बैंगनी राक्षसी ने बैंगनी राक्षसी ऊर्जा का एक विस्फोट किया और बैंगनी राक्षसी ऊर्जा सील ने ठहराव को तोड़ दिया। धिक्कार है, मेरे क्लोन के लिए मेरे पास पर्याप्त राक्षसी ऊर्जा नहीं है। झांग युन के क्लोन के दानव सम्राट का हाथ कांप उठा और अनियंत्रित बैंगनी दानव ऊर्जा मुहर को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। यद्यपि क्लोन हर तरह से मूल शरीर के समान है, फिर भी यह अमर गुरु के महान संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, जिसका अर्थ है कि यह ऊर्जा भंडारण कक्ष में भी प्रवेश नहीं कर सकता। दानव सम्राट के हाथ द्वारा राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करने की पूर्व शर्त यह है कि उसे दबाने के लिए पर्याप्त मात्रा में राक्षसी ऊर्जा का होना आवश्यक है। क्लोन के पास मौजूद राक्षसी ऊर्जा बैंगनी तारा चुड़ैल को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बूम! उसी क्षण एक जोरदार धमाका हुआ और बैंगनी दानव शक्ति की मुहर को नियंत्रित करने वाली बैंगनी दानवनी ने जल कारावास को तोड़ दिया। शुद्ध राक्षसी ऊर्जा। सुंदर युवक, मुझे नहीं पता था कि तुम राक्षसी ऊर्जा से भी परिचित हो। झांग युन की दाहिनी भुजा के चारों ओर घूमती हुई प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा को देखकर बैंगनी तारा चुड़ैल खिलखिला उठी और उसने बैंगनी राक्षसी ऊर्जा मुहर को घुमाते हुए उसे पूरी भुजा पर फैला दिया। स्वर्गीय चुड़ैल, महासागर की रक्षा के लिए पृथ्वी को समुद्र के रूप में चित्रित करो। झांग युन का बायां हाथ घूमा और उसके चारों ओर स्थित विच सी डोमेन में विस्फोट हुआ, जिससे एक विशाल समुद्री दीवार का निर्माण हुआ। धमाका। बैंगनी दानव मुहर समुद्र की दीवार पर जोर से टकराई, जिससे तुरंत ही उस पर हर जगह दरारें पड़ गईं। एक जोरदार धमाके के साथ ये हिंसक रूप से फट गया। लेकिन पर्पल स्टार विच को कुछ महसूस हुआ, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने तेजी से पर्पल डेमन क्यूई सील का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर उड़ान भरी। हालांकि दानव सम्राट के हस्तक्षेप से झांग युन ने पहले ही उसके राज्य के एक हिस्से पर थोड़े समय के लिए नियंत्रण कर लिया था और उसी क्षण उसने एक छेद किया और तेजी से उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। एक पल भी रुके बिना वे सीधे दूर भाग गए। सुंदर युवक, क्या तुम्हें नीचे रहने वाले इन लोगों की परवाह नहीं है? पर्पल स्टार विच ने तुरंत जोर से बोलना शुरू किया। झांग युन के क्लोन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे दूर भाग गया। ये देखकर कि वह बिल्कुल नहीं रुका, पर्पल स्टार विच ने भौहें चढ़ा लीं। नीचे स्थित नंबर 1 अमर संप्रदाय के द्वीप पर एक नज़र डालने के बाद उसने एक पल के लिए सोचा और झांग युन के क्लोन का पीछा करने का फैसला किया। इसके मुकाबले झांग युन उसका निशाना थी। जहां तक नीचे के लोगों की बात है, उन्हें मारने या न मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति मौजूद थी, इसलिए वे बच नहीं सकते थे। पर्पल स्टार विच को अपने करीब आते देख झांग युन के क्लोन ने राहत की एक हल्की सांस ली। वह इसलिए भाग गया क्योंकि नीचे स्थित प्रथम अमर संप्रदाय के सदस्यों को पहले ही मूल रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। चलो कोई और जगह ढूंढते हैं और तुम्हें चोदते हैं। तेजी से पीछा कर रही जीवेई चुड़ैल को देखते हुए झांग युन के क्लोन ने अपनी भंडारण अंगूठी में मौजूद कई नवजात आत्मा अवस्था के शवों की जांच की और साथ ही साथ अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र की खोज की। साथ ही क्लोन के सामने आने वाली हर चीज को तेजी से केंद्रीय क्षेत्र के साथ सिंक्रोनाइज किया गया। ... मध्य क्षेत्र की केंद्रीय सीमा पर फीनिक्स शहर के खंडहरों के सामने झांग युन, जो धारीदार आत्मा बाघ से परिवर्तित सफेद पंखों वाले अजगर के अंदर खोजबीन कर रहा था, अचानक कांप उठा। गुरुजी, क्या हुआ? ये देखकर यू शुईर और अन्य लोग उसे हैरानी से देखने लगे। अच्छा। झांग युन ने उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अपने प्रतिरूप से बने क्लोन से संदेश प्राप्त करने पर वह कुछ हद तक अवाक रह गया। वह बैंगनी तारा चुड़ैल वाकई सही समय का चुनाव करना जानती है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। हालांकि पर्पल स्टार विच शक्तिशाली है, लेकिन उसके क्लोन जो नेसेंट सोल चरण के कई शवों का उपयोग करते हैं, उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अगर तुमने मेरा घर चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा घर चुरा लूंगा। झांग युन ने फीनिक्स शहर के खंडहरों की गहराई में एक नज़र डाली। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धारीदार आत्मा बाघ को और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फीनिक्स शहर के खंडहर एक परित्यक्त शहरी क्षेत्र हैं जिसमें कई प्राचीन प्रतिबंध मौजूद हैं जिन्हें आसानी से सक्रिय किया जा सकता है। आप जितना अंदर जाएंगे, प्रतिबंध उतने ही सघन होते जाएंगे और उनसे उत्पन्न खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि एकीकरण चरण में मौजूद साधक भी यदि यहाँ आने पर सावधानी नहीं बरतते हैं तो उन्हें आसानी से गंभीर चोटें लग सकती हैं। हालांकि झांग यूनिक्सियन की एक त्वरित नज़र ने धारीदार बाघ को आसानी से उससे बच निकलने और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने का मौका दे दिया। हे भगवान, क्या वह सफ़ेद पंखों वाला अजगर पागल हो गया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई फीनिक्स शहर के खंडहरों में उत्पात मचाने की?
नहीं, ऐसा लगता है कि इसने सभी प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच है। चलो इसके पीछे चलते हैं, शायद हम आसानी से खंडहरों के अंदर तक पहुंच सकें। मध्य क्षेत्र में एक प्रसिद्ध खजाना खोज क्षेत्र के रूप में प्राचीन शहर के खंडहरों ने कई साधकों को भी आकर्षित किया है। सफ़ेद पंखों वाले अजगर को शहर में तेजी से घुसते और बिना किसी प्रतिबंध को छुए आसानी से शहर में प्रवेश करते देख कई साधकों की आंखें चमक उठीं। उन सभी ने भी वैसा ही किया। गुरुजी, क्या हमें उन्हें भगा देना चाहिए? ये देखकर युवेई ने पूछताछ की। कोई ज़रूरत नहीं है, झांग युन ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वे थोड़ी देर में अपने आप गायब हो जाएंगे। युवेई और बाकी लोग अचंभित रह गए। झांग युन ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और धारीदार आत्मा बाघ को शहर के कुछ इलाकों में कुछ बार चक्कर लगाने का निर्देश दिया। बूम बूम बूम, इसके तुरंत बाद पीछे से एक जोरदार आवाज़ आए और प्रतिबंध सक्रिय हो गए। अरे मदद करो, हे भगवान, ये जहरीली आग कहाँ से आए? ये प्रतिबंध कैसे लागू हो सकता है? वह सफ़ेद पंखों वाला अजगर तो बिल्कुल ठीक था जब वह वहाँ से गुजरा। इसके बाद पीछे से एक चीख सुनाई दी। जिन इलाकों से वे अभी अभी गुजरे थे वहां लागू प्रतिबंधों को देखकर शिष्य, धारीदार आत्मा बाघ और किंगफेंग सभी स्तब्ध रह गए। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे कुछ नहीं बताया। कुछ प्रतिबंधों के तहत पहले प्रवेश करने वालों को सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति होती है, लेकिन बाद में प्रवेश करने वालों को नहीं। कुछ अन्य प्रतिबंधों के तहत सुचारू रूप से गुजरने के लिए व्यक्ति को ऊर्जा से भरपूर होना आवश्यक होता है। प्रतिबंधों से भरे इस क्षेत्र में उनके दिव्य गुरु की दृष्टि अधिकांश साधकों को आसानी से मार सकती थी। ऐसा लगता है कि हम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। अचानक कुछ महसूस करते हुए झांग युन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ ही दूरी पर स्थित शहर की गहराई की ओर देखा। संप्रदाय के गुरुजी, बड़ा सौभाग्य आ गया है। उसी क्षण किंगफेंग अचानक बोल पड़ा। झांग युन ने उसकी ओर देखा, ये सोचकर कि शायद उसे फीनिक्स सिटी खंडहर के खजाने की खोज वाले क्षेत्र में कुछ मिल जाए। उसने किंगफेंग को भी अजगर की पीठ पर बिठा लिया। वह दिशा बहुत शुभ है। अचानक हवा का रुख दाईं ओर, पूर्व दिशा की ओर, शहर के भीतर की ओर हो गया। छोटे बाघ, जाकर देख लो, झांग युन ने बात की। धारीदार बाघ ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी दाहिनी ओर दौड़ पड़ा। कई बाधाओं से बचते हुए वे तेजी से एक सड़क की ओर बढ़े। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे हवा के तापमान में कुछ डिग्री की वृद्धि महसूस हुई। उसी क्षण सड़क के उस पार एक तेज लाल रोशनी चमकी। धारीदार बाघ तुरंत सबको उठाकर सड़क पर ले आया। रुकना! कुछ दूर तक दौड़कर आने के बाद झांग युन चिल्लाया। धारीदार बाघ अचानक रुक गया। फीनिक्स में आग लगने पर प्रतिबंध। विवरण: स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स की अचेतन आत्मा और स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स की अग्नि से निर्मित, ये संबंधित क्षेत्र की हवा में जीवित प्राणियों के प्रकट होते ही सक्रिय हो जाएगा। समाधान: इसके भीतर मौजूद स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स की बची हुई आत्मा को नष्ट कर दें। झांग यूनिक्सियन ने अपनी नेत्र तकनीक से आगे की सड़क का जायजा लिया और सड़क के किनारे एक इमारत में बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का सा अंश महसूस किया। पंथ के गुरुजी, दाजी आ गए हैं। जैसे ही वह अपना कदम उठाने वाला था, अचानक उसे किंगफेंग की उत्साहित चीख सुनाई दी। झांग यून अचंभित रह गया। धमाका! अचानक सामने वाली गली की गहराई से आग का एक स्तंभ फूट पड़ा और आग के स्तंभों के बीच से धधकती लाल रोशनी से जगमगाती कोई चीज गिर पड़ी। उनमें से एक सीधे उस स्थान की ओर उतरा जहां झांग यून और अन्य लोग थे। वहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, ये बस एक गर्मजोशी भरी आभा के साथ उतर आया। झांग यून ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। वह आग की तरह चमकता हुआ एक मोती था। फीनिक्स पल। विवरण: एक आध्यात्मिक मोती जिसमें फीनिक्स के रक्त के सार की एक बूंद समाहित है। प्रभाव: इससे फीनिक्स ज्वाला निकलती है जिसे अग्नि तत्व के साधक सीधे परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे उनकी साधना में काफ़ी वृद्धि होती है। इसका उपयोग अग्नि तत्व की कलाकृतियों को गढ़ने के लिए मूल तत्व के रूप में भी किया जा सकता है। फीनिक्स पल। झांग यून आश्चर्यचकित रह गया। संप्रदाय के गुरुजी, दाजी फिर से आ गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, किंगफेंग फिर से चिल्ला उठा। धमाका! धमाका! आगे वाली गली की गहराई से आग के दो और स्तंभ उठे, जिनसे लपटों की दो धाराएं निकली जो उनकी ओर गिरीं। स्टॉप्ड। स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 524 केंद्रीय क्षेत्र का चमकता प्रकाश। और करीब से देखने पर आग की लपटों से चमकते हुए दो और फीनिक्स मोती दिखाई दिए। झांग यून आश्चर्यचकित रह गया। जब मैंने पहले खंडहरों के बाहर पूछताछ की थी तो सभी ने कहा था कि फीनिक्स सिटी के खंडहरों में फीनिक्स पल एक सदी में एक बार मिलने वाली दुर्लभ खोज है। अब उनमें से 3 मेरे घर के दरवाजे पर पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन ये स्पष्ट रूप से अंत नहीं है। बूम बूम बूम! गली की गहराई से आग के कई और खंभे उठे, जिनसे लपटों की धाराएं निकल रही थीं जो चारों दिशाओं में गिर रही थीं। आग की वो हर लकीर असल में एक फीनिक्स मोती थी। क्या ये खजाने का विस्फोट है?
फीनिक्स की माला को एक तरफ रखने के बाद झांग युन ने अपनी दिव्य इंद्रियों से गली की गहराई का पता लगाया। हालांकि जैसे ही वह सबसे गहरे हिस्से के पास पहुंचा, अचानक आग की लपटें फूट पड़ीं, जिससे उसकी दैवीय चेतना सीधे जागृत हो गई। चेहरे के भावों में बदलाव के साथ झांग युन ने जल्दबाजी में अपनी दिव्य चेतना को वापस ले लिया, लेकिन फिर भी वह अपनी दिव्य चेतना के एक हिस्से को लपटों से जलने से नहीं रोक सका। उसने दबी हुई सी कराह निकाली, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। मालिक, ये देखकर उनके शिष्यों ने चिंता से उनकी ओर देखा। मैं ठीक हूँ, झांग युन ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आंखें आश्चर्य और संदेह के भाव से गली की गहराई की ओर देख रही थीं। भीतर की गहरी ज्वालाएं दिव्य चेतना को भी झुलसा सकती हैं। उसने अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करके जांच करने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और वह एक नज़र में कुछ भी नहीं देख सका। किंग फेंग, अगर हम गली में और गहराई तक जाएं, तो तुम्हारी प्रतिभा क्या महसूस कर सकती है? झांग युन ने बगल में खड़े किंग फेंग की ओर देखा। बहुत बड़ी किस्मत, किंग फेंग ने सिर हिलाकर कहा। संप्रदाय के गुरुजी, ये हमेशा से ही शुभ रहा है। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। वर्तमान में किंग फेंग की सहज बोध क्षमता पूरी तरह से उसकी अपनी इंद्रियों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, किंग फेंग जैसा एक उच्च कोटि का नवजात आत्मा साधक भी यदि गहराई में जाए तो उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत उसे संभवतः अपार सौभाग्य प्राप्त होगा। किंग फेंग, तुम अकेले ही अंदर जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? कुछ पल की झिझक के बाद झांग युन ने किंग फेंग के कंधे पर थपथपाया। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। किंग फेंग ने सड़क पर एक नज़र डाली, जो धधकती लाल रोशनी से जगमगा रही थी और भयानक तापमान लिए हुए थी। उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। उसे यह आभास हो गया था कि सड़क पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे वह निपट नहीं सकता, लेकिन सौभाग्य की तलाश करने और दुर्भाग्य से बचने से उस क्षण उसे जो सौभाग्य का एहसास हुआ, वह वास्तविक था। कुछ डर होने के बावजूद वह दृढ़ता से आगे बढ़ा। वह भली भांति जानता था कि झांग युन द्वारा उसे अकेले आगे भेजने का निर्णय उसकी प्रतिभा की परीक्षा थी। यदि वह भाग जाता तो झांग युन को उसकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं रहता और अमर संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आ जाती। अगर सिर्फ वही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब संपूर्ण पैशनेट फोर्ट्रेस अमर लोगों के नंबर 1 संप्रदाय में शामिल हो गया है, तो उसे अपनी स्थिति की रक्षा करनी होगी। आगे आने वाली चुनौतियों के डर को दबाते हुए किंग फेंग ने अपने दांत पीस लिए और चलना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे दौड़ना शुरू कर दिया। वे पागलों की तरह आगे बढ़े। वह ये साबित करना चाहता है कि उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। हे भगवान, क्या तुम पागल हो गए हो, मानव अन्वेषण मशीन? ये देखकर धारीदार बाघ भौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आत्मा किंग फेंग की आत्मा से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि वह आगे सड़क पर होने वाली स्थिति को पूरी तरह से नहीं देख सकती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसके भीतर कुछ बहुत ही खतरनाक चीज मौजूद है। यहाँ तक कि उसे भी खतरा महसूस हुआ। इस कमजोर मानव चालित अन्वेषण मशीन की तो बात ही क्या है। अभी जल्दबाजी करना आत्महत्या के समान होगा। महानगरीय, उसने झटपट झांग युन की ओर देखा। मुझे पता है क्या करना है। झांग युन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए किंग फेंग को आगे बढ़ते हुए देखा। बाद वाले लोगों को इतनी हद तक जाने का साहस करते देखना दुर्लभ है। वह वास्तव में अपनी रोमांटिक प्रतिभा का परीक्षण करना चाहता था, क्योंकि आगे की सड़कों के बीच फीनिक्स फायर प्रतिबंध अभी भी लागू है। किंग फेंग की साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए इस फीनिक्स फायर प्रतिबंध को पार करना असंभव होगा। लेकिन अब जब किंग फेंग ने दाजी को भांप लिया है, तो वह ये देखना चाहता है कि समस्या दूसरे पक्ष की प्रतिभा में है या दूसरा पक्ष वास्तव में फीनिक्स फायर प्रतिबंध को पार कर सकता है। किंग फेंग तेजी से उस क्षेत्र की ओर दौड़ा जहां फीनिक्स फायर रिस्ट्रिक्शन स्थित था। झांग युन की आंखें सिकुड़ गईं और किंग फेंग के कंधे पर थपथपाने से बना निशान थोड़ा सा हिल गया, मानो वह किसी भी खतरे की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को तुरंत बाहर निकालने के लिए तैयार हो। जैसे ही जुनून की हवा उमड़ी, सामने की पूरी सड़क पर चमकती हुई धधकती लाल रोशनी उसी क्षण अचानक स्थिर हो गई। अचानक आग की लपटें दिखाई दी, साथ ही तापमान भी भयावह रूप से बढ़ गया। ये देखकर झांग युन ने तुरंत किंग फेंग के कंधे पर बने निशान को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों ओर एक तेज फीनिक्स की चीख गूंज उठी। इससे पहले उसने अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करते हुए देखा था कि स्वर्गीय अग्निपवन अवशेष आत्मा, जो फीनिक्स अग्नि प्रतिबंध को नियंत्रित कर रही थी, अचानक सड़क के किनारे स्थित इमारत से बाहर निकल आई। हालांकि इससे प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर मौजूद दिव्य फीनिक्स अग्नि प्रज्वलित होकर हवा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित नहीं हुई। इसके बजाय मानो किसी शक्ति द्वारा खींचे जाने पर यह पागलों की तरह गली के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर उड़ गई। स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स की बची हुई आत्मा के उड़ जाने के साथ ही फीनिक्स अग्नि संबंधी प्रतिबंध निरर्थक हो गया। जुनून की हवाएं सहजता से बहती रहीं और उन्हें बिना किसी बाधा के आगे ले गईं। ये सही है। झांग युन हक्का बक्का रह गया। वह अब भी सोच रहा था कि अगर किंग फेंग की भविष्यवाणी सही निकली तो फीनिक्स फायर की पाबंदी कैसे टूटेगी।
अभी नियंत्रण अवरोध के केंद्र में स्थित स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स की बची हुई आत्मा, क्या वह अपने आप ही उड़ गई? ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? झांग यून सचमुच असमंजस में थी। उस भटकती आत्मा के नियंत्रण से मुक्त होकर गली में उठती लपटें अपना लक्ष्य खो बैठीं और गली के चारों ओर फैलने लगीं। हालांकि वे जल नहीं रही थीं, बल्कि चुपचाप हवा में मंडरा रही थीं। ये देखकर किंगफेंग ने उसकी ओर मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, पंथ के गुरु, ऐसा लगता है कि इस ज्वाला पर किसी का दावा नहीं है। स्वर्गीय फीनिक्स अग्नि स्तर स्वर्गीय। वर्तमान स्थिति अनियंत्रित अग्नि गुण वाले साधक इसे सीधे अवशोषित कर सकते हैं या इसे एकत्रित करने के लिए एक विशेष पात्र का उपयोग कर सकते हैं। झांग यून ये सब देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वर्तमान स्थिति ऐसी है जैसे कोई दुश्मन एक कीमती तलवार लेकर आपको मारने ही वाला हो, लेकिन अचानक वह आपा खो बैठता है और न केवल भाग जाता है बल्कि अपनी कीमती तलवार भी वहीं छोड़ जाता है। क्या आप इस दिव्य ज्वाला को यहाँ मुफ्त में छोड़ रहे हैं? क्या दाजीक सचमुच इतना अतिरंजित है? झांग यून का अनुमान था कि अगर सू दी इसे देख लेगी तो वही ईर्ष्या से पागल हो जाएगी। आखिरकार किसी व्यक्ति के पास मौजूद अग्नि का उच्चतम स्तर केवल पृथ्वी स्तरीय ही होता है, और अब स्वर्ग स्तरीय अग्नि यहाँ मुफ्त में पड़ी हुई है। 7 अमरों की पुस्तक को निकालते हुए झांग यून ने लाल पृष्ठ की ओर रुख किया और सड़क से स्वर्गीय अग्नि पवन अग्नि को उसमें एकत्रित कर लिया। अग्नि तत्व से युक्त इस लाल पृष्ठ में अग्नि सील करने का कार्य है, जो अस्थायी रूप से 10 प्रकार की अग्नियों को सील करके संग्रहित कर सकता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हेयर यू गो। अजगर के शरीर में हवा का संचार वापस लाने के बाद झांग यून ने उसकी प्रशंसा की और पूछा, क्या तुम अब भी इसे महसूस कर सकते हो? किंगफेंग ने सिर हिलाया और गली की गहराई की ओर इशारा करते हुए कहा, संप्रदाय के गुरुजी, दाजी अभी तक तितर बितर नहीं हुए हैं। झांग यून ने सिर हिलाया। बिना कुछ कहे ही धारीदार बाघ समझ गया और झट से गली की गहराई में उड़ गया। झांग यून की दिव्य चेतना ने उस दिव्य अग्नि फीनिक्स की आत्मा के अंश को महसूस किया जो अभी अभी इमारत से बाहर निकली थी। वह समझ गया था कि वह आत्मा गली के सबसे अंदरूनी हिस्से में जाकर उसमें विलीन हो गई है। झांग यून ने अब अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिस क्षेत्र में स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स की बची हुई आत्मा उड़कर गई थी वह वही क्षेत्र था जहां अभी अभी उसकी दिव्य चेतना को झुलसाने वाली ज्वालाएं स्थित थीं। हालांकि उसी समय फीनिक्स शहर के खंडहरों के भीतर 2 अन्य दिशाओं से स्वर्गीय अग्नि पवन अवशेष आत्मा के समान 2 अन्य अवशेष आत्माएं उस क्षेत्र में उड़कर आ गईं। भिनभिनाहट हो रही है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अचानक उस क्षेत्र में प्रकाश की एक तेज किरण फैल गई। इसे दूर से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इस समय गली के भीतर गहरे में लाल, बैंगनी और सुनहरी लपटें झिलमिला रही थीं। पहली नज़र में झिलमिलाहट की आवृत्ति सामान्य लग रही थी, दूसरी नज़र में यह अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई, तीसरी नज़र में यह इतनी तेज हो गई कि नंगी आंखों से इसे देखना असंभव हो गया, और चौथी नज़र में धमाका, मानो कई वर्षों से संचित हो रही आग के तीनों रंग इस क्षण फूट पड़े, जिससे 3 रंगों की लपटों की एक विशाल किरण आकाश में फैल गई। 3 रंगों की ज्वालाएं तेजी से चमक उठीं, जिससे फीनिक्स शहर के खंडहर तुरंत ही रोशन हो गए और वे तेजी से बाहर की ओर फैलने लगीं। पलक झपकते ही ये केंद्रीय सीमा के अधिकांश हिस्से में चमकने लगा था। केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर से अनगिनत प्राणियों ने अपनी आंखें खोलीं, जो चकाचौंध भरी ज्वालाओं की ओर आकर्षित हुए। STOPPE अध्याय 525 प्रकाश गठबंधन के नेता लॉन्गफेंग हुआ। केंद्रीय क्षेत्र के ठीक बीच में पवित्र प्रकाश से परिपूर्ण भवनों का एक विशाल परिसर स्थित है। यहाँ की हर इमारत दमकती हुई प्रतीत होती है, प्रत्येक से एक अनूठी चमक निकलती है। पूरा स्थान असाधारण रूप से चकाचौंध भरा है। हालांकि फिलहाल इमारतों का ये शानदार परिसर दूर से चमकती हुई 3 रंगों की आग की रोशनी से पूरी तरह से ढक गया है। वह क्या है वो रोशनी? रुको, ये तो फीनिक्स शहर के खंडहर हैं। फीनिक्स शहर के खंडहर इसी दिशा में हैं। फीनिक्स सिटी के खंडहर। वाह, यह अजीब घटना है। क्या ऐसा हो सकता है कि फीनिक्स वर्ल्ड क्लैन का कोई सर्वोच्च खजाना पैदा हुआ हो? परिसर के भीतर लाइट एलायंस के अनगिनत सदस्यों को सतर्क कर दिया गया और वे बाहर आ गए। सभी दूर के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वूश वूश, तभी एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। आश्चर्यजनक आभा वाले 7 आकृतियां हवा में उड़ गईं। धर्म रक्षकों को नमस्कार। वहां मौजूद लाइट एलायंस के सदस्य तुरंत गंभीर हो गए और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हवा में मंडरा रही 7 आकृतियों में से नेता, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने आधा सोने का मुखौटा पहना था और जिसके लंबे भूरे बाल थे, ने दूर तक तिरछी नजर से देखते हुए कहा, कई वर्षों से शांत पड़े फीनिक्स शहर के खंडहरों में अचानक ऐसी विचित्र घटना दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि फीनिक्स वर्ल्ड क्लैन का कोई खजाना पैदा हो गया है। सुनहरे कवच में लिपटा एक बलवान व्यक्ति जिसके हाथ में एक विशाल तलवार थी बोला, हम दूर से ही वहां से निकलती तीव्र गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वहां अग्नि से संबंधित कोई खजाना प्रकट हुआ है।
बोलते बोलते उनकी नज़र अपने बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ा संयोग है झू युआन। आप शक्तिशाली ज्वालाओं से ताबीज़ बनाने में बहुत कुशल हैं। अभी अभी आपके लौटने पर ही फीनिक्स शहर के खंडहरों में आग से जुड़ी ऐसी घटना घटी है। शायद अब आपका सौभाग्य आने वाला है। हमें खुद जाकर देखना होगा, तभी हमें पूरी जानकारी मिल पाएगी। झू युआन ने कंधे उचकाए, उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। क्या सौभाग्य आने वाला है? क्या मजाक! अगर मुझे चिन्हित न किया गया होता और झांग यून का गुलाम न बनाया गया होता और मुझे उसकी जांच में मदद करने के लिए मजबूर न किया गया होता, तो मैं मुख्यालय वापस जाकर तुम पाखंडियों के साथ न मिलता। चलिए एक बार देख लेते हैं। लंबे काले और सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने आधा सोने का मुखौटा पहन रखा था, मुस्कुराया और जाने ही वाला था। जरा ठहरिए। अचानक एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। एक साधारण सी आवाज़ ने लाइट एलायंस के सभी सदस्यों को अपनी जगह पर ही जम जाने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपनी निगाहें एलायंस के सबसे ऊंचे प्रकाश स्तंभ की ओर घुमा लीं। अचानक उसके ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ, जिसने बादलों के पैटर्न से सजी सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखें तारों की तरह गहरी थीं। वहां खड़े रहने मात्र से ही ऐसा लग रहा था मानो वह आसपास की दुनिया का केंद्र बन गया हो। हम गठबंधन के नेता का अभिनंदन करते हैं। लाइट एलायंस के उपस्थित सभी सदस्य, जिनमें झू युआन और हवा में उड़ रहे अन्य लोग भी शामिल थे, ने एक साथ सिर झुकाया। हमारे सामने खड़ा यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग फेंगहुआ है, जो लाइट एलायंस का वर्तमान नेता है, जो शीर्ष 10 भूमिगत बलों की शिकार सूची में पहले स्थान पर है और साथ ही शीर्ष स्तरीय फेंगहुआ पवेलियन का प्रमुख भी है। चलो धर्म रक्षकों, चलो मिलकर एक नज़र डालते हैं। लॉन्ग फेंगहुआ ने दूर स्थित फीनिक्स शहर के खंडहरों की तिरंगी ज्वालाओं को निहारा और हल्की सी मुस्कान दी। कुछ ही क्षण में झू युआन और अन्य रक्षकों ने हवा का एक झोंका महसूस किया और लॉन्ग फेंगहुआ उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। झू युआन और अन्य रक्षकों ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और झुककर कहा, जी हाँ, गठबंधन के नेता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा का एक तेज झोंका आया। लॉन्ग फेंगहुआ और कई अन्य रक्षकों के नेतृत्व में वे फीनिक्स शहर के खंडहरों के स्थान की ओर रवाना हुए। बहुत खूब। उनके जाने के बाद ही लाइट एलायंस परिसर में अचानक हंगामा मच गया। हे भगवान! गठबंधन के नेता सचमुच स्वयं वहां गए थे। गठबंधन के नेता के पास स्वाभाविक रूप से एक धन्य और दिव्य शरीर है। उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए फीनिक्स शहर के खंडहरों से एक अमूल्य खजाना निकलना आवश्यक है। जल्दी करो, साथ चलो। ... उस क्षण लाइट एलायंस के अनगिनत सदस्य बौखला गए और लाइट एलायंस परिसर से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। भवन परिसर के अंदर एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर काले लोहे के जूते पहने एक आकृतिक क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए थी। क्रिस्टल बॉल में उस समय लाइट एलायंस परिसर के ऊपर का दृश्य प्रदर्शित हो रहा था। लॉन्ग फेंगहुआ का इतनी आसानी से निकल जाना दुर्लभ है, शायद उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वह आकृति अपने आप से कुछ बुदा रही थी। सर, हमारा क्या होगा? उसके सामने भूरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी और सफ़ेद मुखौटा पहने एक आदमी खड़ा था। चलिए एक बार देख लेते हैं। लोहे के बूट पहने एक आकृति कुर्सी से उठी और प्रकाश में उसका चेहरा दिखाई दिया, जो धूसर सुनहरे मुखौटे और धूसर पुतलियों से सजा हुआ था। काफ़ी समय हो गया है जब से मैं हिला डुला नहीं हूँ, अब अपनी मांसपेशियों को फैलाने का समय है। फिर उसने अपने सामने खड़े दो लोगों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, जाओ और उस बच्चे को भी साथ ले आओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह कोई बहुत अमीर आदमी है? तो चलो इस मौके का फ़ायदा उठाकर दक्षिणी क्षेत्र के इस अमीर आदमी की किस्मत आजमाते हैं। जी श्रीमान। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और सफ़ेद मुखौटा पहने व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जल्दी से सिर हिलाया। इस समय केंद्रीय क्षेत्र के सभी पक्षों के लोग अपने प्रभाव क्षेत्रों से बाहर निकलकर फीनिक्स शहर के खंडहरों की ओर बढ़ पड़े। 3 रंगों की चकाचौंध भरी ज्वालाओं ने फीनिक्स शहर के खंडहरों को पूरे केंद्रीय क्षेत्र का केंद्र बना दिया। फीनिक्स शहर के खंडहरों के भीतर, जहां त्रिरंगी प्रकाश चमकता था, शून्य में छिपा हुआ एक विशाल रहस्यमय क्षेत्र था, जो राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। इसी क्षण राक्षसी ऊर्जा से भरी कई आंखें खुल गईं। गुप्त क्षेत्र के केंद्र में राक्षसी ऊर्जा अवरोध से घिरे एक चौक पर गद्देदार चबूतरों का एक घेरा था। स्विश स्विश स्विश। इसी क्षण राक्षसी ऊर्जा की कई धाराएं उठीं और इन प्रार्थना की चटाइयों पर कई आकृतियां प्रकट हुईं। उन सभी ने एक साथ अपने हाथ हिलाए। अचानक उनके बीच एक विशाल भंवर प्रकट हुआ, जिसमें फीनिक्स शहर के खंडहरों का दृश्य दिखाई दे रहा था, जहां 3 रंगों के अग्निस्तंभ आकाश में उठ रहे थे। गुप्त लोक स्वतः ही फीनिक्स शहर के खंडहरों में स्थानांतरित हो गया और दानव लोक के बाहर प्रकट हुआ। क्या संयोग है! क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इसकी योजना बनाई हो? हमें लाइट एलायंस से खबर मिली है कि लॉन्ग फेंगहुआ स्वयं आ रहे हैं। इन शब्दों के बोले जाने के बाद कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया।
उनमें से एक व्यक्ति जो काले वस्त्र पहने हुए था, जिसके माथे पर एक काला सींग था और जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, बोला, अगर लॉन्ग फेंगहुआ को मेरे दानवी संप्रदाय से निपटना होता तो वह इतना हंगामा नहीं करता। मुझे लगता है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। युनजिंग, डायमंड क्लाउड तैयार करो। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उपस्थित लोगों के समूह पर एक नज़र घुमाई। बाकी सब लोग बाहर जाओ और इस विचित्र घटना के स्रोत का पता लगाओ। हाँ, वहां मौजूद लोगों ने सिर हिलाया और फिर राक्षसी ऊर्जा के कई धुंधले कणों में परिवर्तित होकर उस स्थान से गायब हो गए। फैंगचेंग खंडहरों के बाहरी इलाके। ये तो एक असाधारण घटना है। एक अनमोल खजाना जन्म लेने वाला है। जल्दी करो और गहराई में जाओ, हमें बाकी सबके आने से पहले इसे हासिल करना होगा। ... इस अचानक घटी घटना ने आसपास के क्षेत्र में खजाने की खोज कर रहे साधकों में उन्माद पैदा कर दिया, जो अब उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहां से आकाश में लपटें उठ रही थीं। उन गलियों के अंदर जहां आग की लपटें उठ रही थीं। इतना बड़ा हंगामा! झांग यून दूर से ही हलचल को भांप सकता था और अपने सामने चमकती लपटों को देखते हुए उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। प्रवेश द्वार पर इस तरह की हलचल को देखते हुए यह आसानी से कल्पना की जा सकती है कि दानव सीलिंग संप्रदाय कैसे प्रतिक्रिया देगा। ये तो सचमुच में मुसीबत खड़ी करने का मामला है। कहने का मतलब यह है कि इस घास का उससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अचानक कुछ याद आने पर झांग यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और फैंगचेंग के खंडहरों पर नजर डाली। आग की रोशनी की तीव्रता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि पूरे केंद्रीय क्षेत्र में दहशत फैल गई थी और प्रकाश का गठबंधन इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। अगर हम काफी देर तक इंतजार करें तो शायद हमें दानव सीलिंग संप्रदाय के पूरे मुख्यालय को नष्ट करने का मौका मिल जाए। तुम सब वापस आ जाओ। अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए झांग यून ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपने शिष्यों और धारीदार आत्मा बाघ को अमर खजाना मंडप और पशु प्रजनन प्रांगण में वापस ले गया। किंग फैंग अकेला रह गया। पंथ के गुरुजी, दाजी अभी भी जीवित हैं। बिना पूछे ही किंग फैंग ने अपनी बात कह दी थी। बिना किसी झिझक के झांग यून ने किंग फैंग को आग के केंद्र में ले गया। ... स्टो अध्याय 526 संत स्तरीय अग्नि डार्क फीनिक्स ज्वाला। अभी समय है तो चलिए पहले अपने सामने मौजूद शुभ चिन्ह को देख लेते हैं। वे तेजी से गली के अंदरूनी हिस्से तक दौड़ पड़े, जो आग लगने का शुरुआती बिंदु भी था। यह एक विशाल आंगन है। इस समय आंगन 3 रंगों की, या अधिक सटीक रूप से कहें तो 4 रंगों की अग्निप्रकाश से भरा हुआ था। इनमें से एक रंग अन्य 3 रंगों को नियंत्रित कर रहा है। यह एक गहरे लाल रंग की लौ थी, जिसके नीचे एक प्रतिबंधात्मक अवरोध ने आंगन को ढक रखा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके नीचे कुछ छिपा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह गहरे लाल रंग की लौ वही लौ थी जिसने पहले उसकी दिव्य चेतना को जला दिया था। डार्क फीनिक्स फ्लेम। पद, संत, परिचय। पवित्र दानव डार्क फीनिक्स ज्वाला में आत्माओं और चेतना सहित सभी चीजों को भस्म करने की शक्ति है। फीनिक्स ज्वाला प्रतिबंध। विवरण। एक अंधकार में फीनिक्स के अवशेषों और उसकी ज्वालाओं से निर्मित ये फीनिक्स शहर के खंडहरों के भीतर की सभी ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकता है। स्थिति। भीतर मौजूद डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा अभी अभी जागृत हुई है और वर्तमान में स्वर्गीय अग्नि फीनिक्स, बैंगनी अग्नि फीनिक्स और स्वर्ण अग्नि फीनिक्स की 3 अचेतन बची हुई आत्माओं की शक्ति के साथ विलय करके चेतना को पुनः प्राप्त कर रही है, जिनमें उसका रक्त निहित है। वर्तमान सुधार प्रगति 39%, 100%। भूख का स्तर 100%। अत्यधिक भूख के कारण डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा जागृत हो जाती है। होश में आने के बाद ये सभी दृश्यमान प्राणियों की आत्माओं को भोजन के रूप में खा जाएगी। ... डार्क फीनिक्स फ्लेम। एक संत स्तर की अग्नि। झांग यून की निगाहें केंद्रित थीं। दिव्य स्तर की अग्नि पहले से ही अत्यंत दुर्लभ है और संत स्तर की अग्नि एक अनमोल खजाना है। लेकिन उनके सामने मौजूद डार्क फीनिक्स फ्लेम ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे अपनी इच्छा से यूं ही ले सकें। डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा, जिसमें अभी भी चेतना बाकी है। हालांकि वह अभी भी उबर रहा था, लेकिन आंगन में पहले की गई जांच के दौरान लगी चोटों के आधार पर उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह अब आंगन में कदम रखता है तो उस पर तुरंत हमला किया जाएगा। पंथ के गुरुजी, यह महान भाग्य के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। तभी अचानक किंगफेंग की आवाज सुनाई दी। झांग यून अचंभित रह गया। फिर किंगफेंग ने आंगन के पार गली के गहरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, संप्रदाय के गुरुजी, वह वहां है। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बिना ज्यादा सोचे समझे वह तुरंत अपने सामने वाले आंगन को पार कर गया। फिलहाल डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा अभी भी होश में आने की प्रक्रिया में है और केवल हमला कर सकती है, या यूं कहें कि किसी को भी प्रांगण में प्रवेश करने से रोककर खुद की रक्षा कर सकती है। आंगन के बाहर से घूमकर जाने पर जाहिर तौर पर हमले से बचा जा सकता है। हालांकि आंगन का चक्कर लगाने में उसे जितना कम समय लगा, उतने ही कम समय में डार्क फीनिक्स की शेष आत्मा चेतना की पुनर्प्राप्ति दर 39% से बढ़कर 50% हो गई थी। इसके अलावा ये प्रति सेकंड 1% की दर से तेजी से ठीक हो रही थी।
उनकी तेज रफ्तार को मन ही मन कोसते हुए झांग युन ने किंगफेंग के साथ तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि यह ठीक से पता नहीं है कि किंगफेंग ने जिस शुभ संकेत को महसूस किया वह क्या था, लेकिन चूंकि यह इसी स्थान पर था इसलिए यह संभवतः डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा से संबंधित था। एक बार जब उसे होश आ जाएगा तो उससे निपटना दोबारा इतना आसान नहीं होगा। आंगन से गुजरने के बाद हम जल्द ही गली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां कई जर्जा आंगन थे। संप्रदाय के गुरुजी, यह अंदर है। जैसे ही वे एक आंगन के पास पहुंचे, हवा अचानक उसी ओर मुड़ गई। झांग युन ने अपनी दिव्य चेतना से आंगन का निरीक्षण किया और उसे एक प्राचीन कुआं तो मिला, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि जब उनकी दैवीय चेतना आंगन में प्रवेश कर पाई तो उसे किसी ऐसी चीज ने रोक दिया जो एक सरणी अवरोध के समान दिखती थी। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए वह हवा के झोंके के साथ तुरंत आंगन में उड़ गया और उसकी निगाहें तुरंत आंगन में मौजूद परित्यक्त सूखे हुए प्राचीन कुएं पर टिक गईं। सूखा हुआ प्राचीन कुआं लगभग 10 मीटर गहरा था। पहली नज़र में वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन यदि किसी की दिव्य बोध शक्ति गहराई तक जाती तो उसे एक अवरोध का अनुभव होता। वहां नीचे कुछ है। किंगफेंग ने प्राचीन कुएं में नीचे देखा और कहा, संप्रदाय के गुरु, मुझे इस प्राचीन कुएं की तलहटी से जो अनुभूति हो रही है वह अत्यंत प्रबल है। झांग युन ने सिर हिलाया और किंगफेंग के साथ प्राचीन कुएं की तलहटी में उतर गया। नीचे की जमीन मोटी थी, लेकिन सर्वशक्तिशाली अमर तलवार ने उसे आसानी से काट दिया। कुएं को काटकर खोले गए उसके नीचे प्रतिबंधों की एक धुंधली सी दीवार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। छिपा हुआ आत्मा सरणी क्षेत्र। विवरण: यह अवरोध द्वारा आच्छादित क्षेत्र को शून्यता के रूप में छिपा सकता है और अवरोध स्वयं भी इस छिपाव में समाहित हो जाएगा, जिससे दिव्य इंद्रियों द्वारा इसका पता लगाना असंभव हो जाएगा। स्थिति: ऊर्जा की आपूर्ति लंबे समय से नहीं हुई है और यह ढहने के कगार पर है। स्वयं अवरोध उजागर हो चुका है। समाधान: वर्तमान स्थिति में इसे तोड़ने के लिए गोल्डन कोर चरण या उससे उच्चतर चरण की ऊर्जा का उपयोग करें। ... झांग युन ने उसकी ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यदि इस एरे बैरियर की ऊर्जा पर्याप्त है तो शायद इसे महसूस करना संभव न हो। वर्तमान में गोल्डन कोर चरण या उससे ऊपर के स्तर से निकलने वाली ऊर्जा नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किंगफेंग अकेले भी आता तो वह आसानी से इस बाधा को पार कर सकता था। मैं किंगफेंग की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। क्या यही सौभाग्य प्राप्त करने और दुर्भाग्य से बचने की जन्मजात क्षमता का आकर्षण है? झांग युन को अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। जब उसे प्रतिभा नकल करने वाला गोला मिला तो उसने बस सौभाग्य की आभा और दुर्भाग्य से बचाव वाली प्रतिभा की नकल कर ली। यदि प्रतिद्वंद्वी, जो अभी केवल आत्मा के प्रारंभिक चरण में है, यह उपलब्धि हासिल कर सकता है, यदि उसके पास ये प्रतिभा होती। इसके बारे में सोचते ही मैंने गहरी सांस ली। अगर मुझे भविष्य में कभी फिर से टैलेंट कॉपी बॉल मिलती है तो मुझे दुर्भाग्य से बचने और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की क्षमता की नकल करनी होगी। झांग युन ने तुरंत अपने पैर की उंगली थपथपाई। क्लिक! एक तेज आवाज के साथ कुएं के तल पर लगी अवरोधक परत टूट गई और पल भर में दरारों का मकड़ी के जाले जैसा पैटर्न दिखाई दिया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह अवरोध पल भर में अनगिनत ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही अवरोध दूर हुआ, तीव्र ऊर्जा से भरपूर एक हल्की झुलसा देने वाली आभा तुरंत हमारी ओर बढ़ी। ये है। नीचे जो कुछ हो रहा था उसे देखकर झांग युन और किंगफेंग दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। इसी बीच आग की रोशनी से जगमगाते आंगन में अचानक चमकीली अमानवीय पुतलियों का एक जोड़ा खुल गया। अधीरता का एक ज्वार उमड़ आया और पूरे आंगन में एकत्रित तिरंगे रंग की लपटें अचानक उग्र हो गईं। केंद्रीय सीमा के विभिन्न बिंदुओं पर फीनिक्स शहर के खंडहरों की ओर जा रहे अनेकों साधकों ने इस क्षण अपना सिर ऊपर उठाया। दूर से आती 3 रंगों की ज्वालाएं अचानक टिमटिमाने और हिलने लगी, कभी तेज तो कभी धीमी। निर्देशों में से एक, लगता है मुझे काम में तेजी लानी होगी। लॉन्ग फेंग हुआ, जिसका शरीर हवा में भीगा हुआ था, ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। उसके चारों ओर हवा ने पल भर में सैकड़ों भंवर बना लिए, जिससे वह बिजली की गति से आगे बढ़ने लगा, मानो उसे सैकड़ों एक्सीलरेटरों द्वारा धकेला जा रहा हो। गठबंधन नेता, ये देखकर झू युआन समेत धर्म रक्षकों ने तेजी से आगे बढ़कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। फैंगचेंग के खंडहरों में आंगन में भयंकर आग की लपटों के नीचे गहरे लाल रंग की फीनिक्स ज्वालाओं के बीच लगभग आधा मीटर आकार की एक पक्षी के आकार की आकृति तेजी से प्रकट हुई। वूश वूश! तभी आंगन के बाहर से एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पक्षी के आकार की आकृति ने अचानक अपनी अमानवीय पुतलियां खोली और उन्हें सीधे आंगन से बाहर की ओर फेंक दिया। 3 आकृतियां, जिनके शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी, नीचे उतरीं। ये है। डार्क फीनिक्स ज्वाला के बीच एकत्रित हो रही पक्षी के आकार की आकृति को देखकर सीलबंद दानव संप्रदाय के मुख्यालय के गुप्त क्षेत्र से अभी अभी निकले तीनों राक्षसी साधकों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, पक्षी के आकार की आकृति आधे मीटर लंबे काले पक्षी में बदल गई और तेजी से बाहर निकली, अपनी चोंच खोलकर उनकी ओर एक फीनिक्स की चीख निकाली। तीव्र ध्वनि तरंग अपने साथ एक शक्तिशाली भयावह आभा लेकर आई, जिससे तीनों राक्षसी साधकों के चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा में हिंसक उतार चढ़ाव होने लगा। लेकिन उनकी आंखें चमक उठी। फीनिक्स सोल। चीख चीख। काले पंखों वाले पक्षी को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने घबराहट भरी चीखें निकाली और उत्सुकता से गली की गहराई में देखा, मानो वह बाहर निकलना चाहता हो। धमाका। लेकिन एक राक्षसी हाथ का निशान नीचे आया और उसके आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। इसे नीचे ले। तीनों राक्षसी साधकों ने बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। स्टॉप्ड। अध्याय 527। राक्षसी साधक का अंधकार। फीनिक्स की अवशिष्ट आत्मा से युद्ध। चाहे वह अवशेष आत्मा हो या खंडित आत्मा, फीनिक्स की आत्मा भौतिक रूप में समाहित होने में सक्षम रही है, जो ये दर्शाता है कि उसमें चेतना मौजूद है। अगर यह कोई जंगली आत्मा होती तो बात अलग होती, लेकिन ये फीनिक्स शहर के खंडहर हैं। जो बात शायद दूसरों को पता ना हो, वह यह है कि फैंगमो संप्रदाय, या यूं कहें कि दानव कुल के भीतर ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि एक समय यहाँ फैंगक्सू कुल के भीतर एक फीनिक्स आत्मा वाला जानवर मौजूद था। जिस आत्मा की बात हो रही है, उसकी उत्पत्ति संभवतः इसी फीनिक्स पक्षी से हुई है। अगर हम इस भावना को पकड़ सकें तो हमें इसके माध्यम से इसके अवशेष खोजने का मौका मिलेगा। धमाका। तीनों राक्षसी साधक उत्साहित हो गए और उसी क्षण गहरे लाल रंग की फीनिक्स ज्वालाओं का एक विशाल गुबार ऊपर की ओर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अभी अभी जो राक्षसी ऊर्जा एकत्रित की थी, वह फीनिक्स की ज्वालाओं द्वारा पल भर में जलकर राख हो गई, और यहाँ तक कि उनकी दिव्य इंद्रियां भी, जो काले पंखों वाले पक्षी की आत्मा पर केंद्रित थीं, उसी क्षण नष्ट हो गईं। अच्छा नहीं है। तीनों राक्षसी साधकों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रियों को वापस ले लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दिव्य चेतना का लगभग आधा हिस्सा फीनिक्स ज्वाला में जलकर नष्ट हो गया था। तीनों राक्षसी साधक डगमगा गए। डार्क फीनिक्स की आत्मा के अवशेषों से निर्मित काले पंखों वाले पक्षी ने दिव्य चेतना से जल रही डार्क फीनिक्स ज्वाला को अपनी एक चोंच से पूरी तरह निगल लिया। आधा मीटर लंबा वह शरीर अचानक आत्मा की ऊर्जा के विस्फोट के साथ फट गया और उसका आकार 1 मीटर से भी अधिक हो गया। पफ पफ पफ। तीनों राक्षसी साधकों ने महसूस किया कि उनकी प्रज्वलित दिव्य इंद्रियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं, और उन सभी को एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया। तुम कमीने, हमारी दिव्य चेतना को निगलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने सामने काले पंखों वाले पक्षी से अपनी आत्मा की आभा का एक विशिष्ट अंश निकलते हुए महसूस करते ही तीनों राक्षसी साधक क्रोधित हो गए। ली। काले पंखों वाले पक्षी ने एक जोरदार चीख निकाली और उसके शरीर से तुरंत ही गहरे फीनिक्स ज्वालाओं की बड़ी धाराएं निकलीं, जो तीनों राक्षसी साधकों की ओर बढ़ गईं। उन तीनों राक्षसी साधकों के चेहरे के भाव बदल गए और वे तेजी से वहां से चले गए। बूम बूम बूम। हालांकि जैसे ही वे बच निकले, अचानक उनके चारों ओर से लाल, बैंगनी और सुनहरे रंग की फीनिक्स ज्वालाओं का एक विस्फोट हुआ, जो एक साथ उनकी ओर बढ़ने लगा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तीनों राक्षसी साधक चौंक गए और फीनिक्स ज्वालाओं के तीनों प्रकारों का प्रतिरोध करते हुए उनकी राक्षसी ऊर्जा में तीव्र उछाल आया। ली। लेकिन एक चीख के साथ आग की 3 किरणों की तरह काली फीनिक्स ज्वालाओं की 3 धाराएं उनकी उमड़ती हुई राक्षसी ऊर्जा को सीधे भेद गईं। राक्षस सील करने की तकनीक। प्रथम रूप, राक्षस सील। तीनों राक्षसी साधकों ने इसका पूर्वाभास कर लिया था और उनकी राक्षसी ऊर्जा एक साथ मुहरों में परिवर्तित हो गई, जिसने सीधे तीनों डार्क फीनिक्स ज्वालाओं द्वारा निर्मित ज्वाला किरणों को घेर लिया। उन्होंने वास्तव में इसे जबरदस्ती सील कर दिया था। युनली, कोहरा हटाओ। 2 राक्षसी साधकों ने अपनी बात रखी। शेष राक्षसी साधक ने सिर हिलाया और तुरंत ही उसके चारों ओर बादल एकत्रित हो गए और बाहर की ओर बहने लगे। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। ये बादल मानो बुलबुले फूट रहे हों, बड़ी मात्रा में धुंध उगल रहे थे, जिसने पल भर में फीनिक्स शहर के खंडहरों के अंदरूनी हिस्से को ढक लिया। धमाका धमाका। कोहरे की आड़ में अन्य 2 राक्षसी साधकों ने बिना किसी झिझक के राक्षसी ऊर्जा के 2 क्षेत्रों को मुक्त कर दिया, जिससे उनके सामने मौजूद काले पंखों वाले पक्षी को तुरंत ही घेर लिया गया। ली। काले पंखों वाले पक्षी ने तुरंत एक जोरदार चीख निकाली और उसकी काली फीनिक्स ज्वालाएं तेजी से निकलीं, जिससे राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र तुरंत जल उठा। राक्षस सील करने की पवित्र तकनीक के 3 रूप। राक्षस स्वर्ग सीलिंग। ये देखकर दोनों राक्षसी साधक शांत रहे और उन्होंने एक साथ हाथ की मुद्रा बनाई। अचानक 2 राक्षसी ऊर्जा क्षेत्रों में मुहरों के समान दिखने वाली राक्षसी ऊर्जा की असंख्य धाराएं प्रकट हुईं। जैसे ही डार्क फीनिक्स फ्लेम इस राक्षसी ऊर्जा के संपर्क में आई, वह तुरंत राक्षसी ऊर्जा के धागों से बंध गई और सील हो गई। चीख चीख चीख। काले पंखों वाले पक्षी ने चीख मारी। लाल, बैंगनी और सुनहरी लपटें फूट पड़ीं। हालांकि जैसे ही उसने राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र की सीमा को छुआ, वह तुरंत डार्क फीनिक्स फ्लेम के पदचिह्नों पर चलने लगा।
ये देखकर काले पंखों वाला पक्षी कुछ चिंतित हो गया, खासकर गली के भीतर की स्थिति को भांपते हुए, और उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें बेकाबू होकर भड़क उठीं। हालांकि उनमें से कोई भी दो राक्षसी ऊर्जा क्षेत्रों को भेद नहीं सका। अरे बाप रे, किसी आत्मा ने सचमुच इतनी सारी ज्वालाएं पीछे छोड़ दी। अपनी राक्षसी ऊर्जा के क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे दोनों राक्षसी साधकों ने कोहरा स्थापित करने वाले राक्षसी साधक को जल्दी से चिल्लाकर कहा, यूनली, हम इसकी आग को सील कर देंगे, तुम जाओ और इसे पकड़ लो। उसने यूनली नामक राक्षसी साधक को सिर हिलाकर इशारा किया और तुरंत काले पंखों वाले पक्षी की ओर दौड़ पड़ा। उसे पास आने का साहस करते देख काले पंखों वाले पक्षी ने उन्माद में आकर डार्क फीनिक्स की ज्वालाएं उगल दीं। हालांकि जैसे ही ये डार्क फीनिक्स ज्वालाएं उमड़ी, उन्हें अन्य दो राक्षसी साधकों द्वारा जारी की गई राक्षसी ऊर्जा की मुहरों द्वारा सील कर दिया गया। जल्दी उन दोनों राक्षसी साधकों ने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए उकसाया। यूनली भी तेजी से काले पंखों वाले पक्षी के पास पहुंची, लेकिन उसी क्षण उसका शरीर अचानक कांप उठा और वह अचानक अपनी जगह पर रुक गया। यूनली, तुम क्या कर रही हो? ये देखकर विभिन्न फीनिक्स ज्वालाओं को सील करने के लिए संघर्ष कर रहे दो राक्षसी साधकों ने तुरंत स्पष्टीकरण की मांग की। अजीब बात है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, यूनली बोला। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आसपास के इलाके को घेरे हुए घने कोहरे की चादर अचानक तेजी से छंटने लगी। अच्छा नहीं है। यूनली के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोहरा पल भर में छंट गया। आसपास की सड़कों को घेरे हुए राक्षसी ऊर्जा का विशाल क्षेत्र अचानक हवा के संपर्क में आ गया। फीनिक्स शहर के बाहरी इलाके में खंडहरों में और गहराई तक जाने वाले कई साधकों ने इस दृश्य को देखा। वो क्या है? राक्षसी ऊर्जा। ये भावना एक राक्षसी साधक द्वारा निर्मित आध्यात्मिक क्षेत्र से आती है। क्या हो रहा है? क्या नवजात आत्मा अवस्था में कोई राक्षसी साधक है? राक्षसी ऊर्जा के दो क्षेत्र। ये नवजात आत्मा अवस्था में दो राक्षसी साधकों से संबंधित हैं। हे भगवान, हम और नीचे नहीं जा सकते। सब लोग पीछे हटो। चारों ओर तरह तरह की चीखें और चिल्लाहटें गूंज रही थीं। बाहर से ये आवाजें सुनकर तीनों राक्षसी साधकों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। कोहरा जानबूझकर इसलिए बनाया गया था ताकि वे अपनी राक्षसी ऊर्जा के क्षेत्र को पूरी तरह से उजागर न कर सकें और पकड़े न जाएं। आखिरकार फीनिक्स शहर के खंडहरों के भीतर कई राक्षसी ऊर्जा क्षेत्रों की उपस्थिति से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे दानव सीलिंग संप्रदाय से संबंधित हैं। अन्य समय में तो ये ठीक होता, लेकिन अब जबकि उनके दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय का गुप्त क्षेत्र स्वयं ही फीनिक्स शहर के खंडहरों में स्थानांतरित हो गया है, तो इसे थोड़े समय में फिर से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय लाइट एलायंस के नेता लॉन्ग फेंगहुआ सहित सेंट्रल दायरे के सभी शक्तिशाली व्यक्ति आग की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपने रास्ते पर हैं। जब उन्हें पता चलता है कि दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय यहीं है। धिक्कार है। यूनली, तुम क्या कर रही हो? दोनों राक्षसी साधक क्रोधित हो गए। देखो, अभी अभी कोई मेरे राक्षसी बादल को नियंत्रित कर रहा था। यूनली ने तुरंत गली के सबसे गहरे हिस्से में स्थित उस आंगन की ओर इशारा किया जिसमें एक प्राचीन कुआं था। दोनों राक्षसी साधकों ने तुरंत दिशा का पता लगा लिया, लेकिन उन्हें वहां किसी भी प्रकार के जीवन का पता नहीं चला। इसके विपरीत काले पंखों वाले पक्षी को कुछ महसूस हुआ और वह बेतहाशा चिल्लाने लगा। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। इस क्षण बंद की गई ज्वालाएं भी बेतहाशा कांपने लगीं। दोनों राक्षसी साधक लड़खड़ा गए, उनके मुंह से खून टपक रहा था। बिना सोचे समझे उन्होंने जल्दी से कहा, बाकी सब छोड़ो, पहले इस आत्मा को पकड़ो। यूनली ने सिर हिलाया और तुरंत कार्रवाई की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुख्य सड़क के अंदर एक और गली में एक जर्जर आंगन में झांग यून ने मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखा। वह बस यही सोच रहा था कि दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय यहाँ है, इस खबर को कैसे फैलाया जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इन तीनों लोगों ने सीधे उसे एक समाधान प्रदान कर दिया। ये धुंध यूनली की राक्षसी ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी। अपने दानव सम्राट के हाथ की हल्की सी हरकत से उसने धुंध को नियंत्रित किया और तुरंत उसे बिखेर दिया। जैसे ही कोहरा छटा, तीन राक्षसी साधकों और डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा के बीच का युद्ध सामने आया। स्टॉप्ड। अध्याय 528 दानव सीलिंग संप्रदाय के रक्षक की तुरंत मृत्यु। हमें उन आत्माओं के अवशेषों से निपटने में हमारी मदद करने के लिए वास्तव में उनका धन्यवाद करना चाहिए। डार्क फीनिक्स की उग्र आत्मा को देखकर झांग यून मुस्कुराया और अपने बगल में बैठे किंग फैंग से कहा, किंग फैंग, इसके लिए तुम एक बड़े इनाम के हकदार हो। जब हम संप्रदाय लौटेंगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। किंग फैंग बहुत खुश थी, लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करके वह अपनी सांस रोक नहीं पाई। ठीक है, अब तुम वापस आ सकते हो। जैसे ही झांग यून ने बोलना शुरू किया, उसने किंग फैंग को अमर खजाना मंडप में रख दिया। उसी समय उसने अपने शरीर पर मौजूद एक अन्य स्थानिक कलाकृति में रखे गहरे लाल रंग के फीनिक्स के शव पर एक नज़र डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
इस काले रंग के फीनिक्स के शव को ठीक उसी चीज के रूप में पाया गया था जो पहले कुएं के तल पर स्थित अवरोध के नीचे भूमिगत स्थान में मिली थी। प्रेम की हवा द्वारा महसूस किए गए महान भाग्य का वास्तविक स्वरूप। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शव डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा का शरीर होना चाहिए। किसी कारणवश इसे कुएं के तल पर बनी बाधा के नीचे भूमिगत स्थान में छिपा दिया गया था। सुरक्षात्मक आवरण के नीचे फीनिक्स का शव अपने जीवन काल में लगे घातक घावों को छोड़कर मूल रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। यह असल में एक पुनर्तः मृत फीनिक्स पक्षी है। ये कुछ हद तक अफसोस की बात है कि अपने जीवन काल में उनकी साधना का स्तर केवल महायान स्तर तक ही सीमित था। काश यह महायान अवस्था से भी आगे निकल पाता। झांग युन ने धीरे से आह भरी। शुद्ध फीनिक्स होने के नाते इस डार्क फीनिक्स में निश्चित रूप से उच्च स्तर तक विकसित होने की क्षमता है। यदि यह महायान अवस्था को पार कर लेता है तो इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। कितना अफसोस की बात है वह अभी महायान अवस्था में ही है। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। झांग युन ने तीनों राक्षसी साधकों की ओर देखा। तीनों ने मिलकर अपनी चरम सीमा हासिल की। वह इन तीनों राक्षसी साधकों की पहचान भी कर सकता था। वे सीलिंग डेमन सेक्ट के 7 संरक्षकों में से 3 थे। उसने डीकन कैंग से दानव सीलिंग संप्रदाय के बारे में पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था और अमर नेत्र तकनीक की मदद से उसके लिए उनकी पहचान करना आसान था। पर्पल स्टार डेमोनस और थाउजेंड प्रोटेक्टर्स के अलावा सीलिंग डेमन सेक्ट के 7 संरक्षकों में से अन्य 5 के नाम क्रमशः युन, जून, फैंग, लिंग और जुवानमो हैं। ये तीनों राक्षसी साधक अखाड़े में मौजूद हैं। जिस बादल सेवक ने अभी अभी कोहरा छोड़ा है वह बादल रक्षकों में से एक है। ये व्यक्ति क्लाउड डेमन वंश से परिवर्तित होकर आया है और उसमें क्लाउड डेमन रक्त का आधा अंश मौजूद है। क्लाउड डेमन वंश की राक्षसी मुहर को देखकर झांग युन ने अनुमान लगाया कि डेमन सीलिंग सेक्ट के राक्षस केवल ब्लैक डेमन वंश तक ही सीमित नहीं थे। डीकन कैंग ने इसकी पुष्टि की। क्लाउड डेमन वंश के अलावा डीकन कैंग को पता था कि सील डेमन सेक्ट के भीतर राक्षसों का एक और वंश था जो उस संप्रदाय के नेताओं में से एक था। हालांकि ये वंश बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है और यहाँ तक कि डीकन कैंग भी इसके विशिष्ट नाम से अनजान है। अखाड़े में मौजूद अन्य 2 काले वस्त्रधारी राक्षसी साधक रक्षक जुआंग और रक्षक फैंग थे। तभी फीनिक्स शहर के खंडहरों में फीनिक्स की एक चीख गूंज उठी। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बूम बूम बूम। जैसे ही फीनिक्स शहर के खंडहरों के विभिन्न हिस्सों में आग पर लगे प्रतिबंध अचानक टूट पड़े। वे सभी सामने के आंगन में मौजूद डार्क फीनिक्स की बची हुई आत्मा यानी काले पंखों वाले पक्षी की ओर उमड़ पड़े। तो आखिरकार वे अपना तुरुप का पत्ता खेल रहे हैं। झांग युन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। दानव सीलिंग संप्रदाय के 3 रक्षकों की घेराबंदी के तहत काले पंखों वाला पक्षी पहले ही आंगन में फीनिक्स ज्वाला प्रतिबंध पर उतर चुका था और प्रतिबंध को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। वूश वूश। तभी उसके बगल से एक सरसराहट की आवाज आई जिससे झांग युन अपनी जगह पर जम गया और तेजी से अपनी जगह से दूर हट गया। पन्ना हरे रंग की जहरीली आग की कई लकीरें गिरी जिससे आंगन का वह हिस्सा पल भर में गलकर नष्ट हो गया जहां वह अभी था। उसी समय पूरे शहर से आग की लपटें उठ रही थीं और उसकी ओर बढ़ रही थीं। धिक्कार है, तुमने अभी तक अपने सामने वाले दुश्मनों से निपटा भी नहीं है और अभी भी मुझ पर हमला करने का समय है। झांग युन ने दूर आंगन में बाढ़ पर बैठे काले पंखों वाले पक्षी पर एक नज़र डाली और मन ही मन बड़बड़ाया। हालांकि अचानक उसे एक विचार आया और आग की लपटों से बचते हुए उसने जानबूझकर खुद को खतरे में डाल दिया। दानव सीलिंग संप्रदाय के 3 संरक्षकों ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया। यहाँ आसपास ही चूहे छिपे हुए हैं। वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। युनली को तुरंत एहसास हुआ जिस व्यक्ति ने अभी अभी मेरे राक्षसी कोहरे को नियंत्रित किया वह निश्चित रूप से यही व्यक्ति होगा। दानव सीलिंग संप्रदाय के अन्य 2 संरक्षकों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रक्षक जुआंग, जाओ और उससे निपटो। मैं और युनली यहाँ काफ़ी हैं। धर्म रक्षक के द्वार को बंद कर दें। अच्छा। बलवान रक्षक ने सिर हिलाया और तुरंत झांग युन के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर विभिन्न लपटों से बचते हुए झांग युन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तुरंत उसके सामने से तेजी से भाग गया। जिस दिशा में वह भागा ठीक उसी दिशा में दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय स्थित था। पीछे खड़े शक्तिशाली रक्षक ने यह दृश्य देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और सोचा कि यह महज एक संयोग है, इसलिए उसने उनसे आगे निकलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। झांग युन को जल्द ही दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय के प्रवेश द्वार की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शक्तिशाली रक्षक ने तुरंत उसका पीछा किया। दानव सीलिंग संप्रदाय के संरक्षक, भले ही मैं मर जाऊं, मैं ये खबर फैलाऊंगा कि आज आपके दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय यहाँ है। इससे पहले कि दूसरा पक्ष कोई कदम उठा पाता, झांग युन ने दाववादी माओदे की आवाज में क्रोधित होकर चिल्लाया, दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय फीनिक्स शहर के खंडहरों के अंदर स्थित है। आसपास के साथी दाववादियों, जल्दी जाओ और प्रकाश गठबंधन को सूचित करो। वह आवाज तुरंत फैंगचेंग के खंडहरों में गूंज उठी। अभी अभी वहां पहुंचकर आया शक्तिशाली रक्षक वहां अवाक खड़ा रह गया।
कुछ ही दूरी पर यूनली और रक्षक फैंग, जो काले पंखों वाले पक्षी को दबा रहे थे, वे भी पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय? हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे भीतर इतनी सारी राक्षसी आध्यात्मिक शक्तियां मौजूद हैं। हे भगवान, जल्दी से लाइट एलायंस से संपर्क करो। ... इस आवाज से फीनिक्स शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले कई किसान चौंक गए और मुड़कर भाग गए। यदि उनके सामने अभी अभी आए राक्षसी ऊर्जा क्षेत्रों की उपस्थिति न होती तो शायद वे इसे महज एक मजाक समझते, लेकिन उनके सामने 2 राक्षसी ऊर्जा क्षेत्रों को देखकर उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय। इस इलाके में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? अभी अभी इतना हंगामा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लगता है दानव सीलिंग संप्रदाय कुछ साजिश रच रहा है। पलक झपकते ही कई साधकों ने जल्दी से अपनी संचार जेड की गोलियां निकाली और दौड़ते हुए संपर्क स्थापित किया। कमीने! दानव सीलिंग संप्रदाय के तीनों संरक्षक भड़क उठे और बहुत क्रोधित हुए। शक्तिशाली रक्षक, जिसने अभी अभी झांग यून को पकड़ा था, बेहद क्रोधित था। मैंने तो कुछ किया तक नहीं और तुम अभी से ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मरने वाले हो। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। शक्तिशाली रक्षक ने सीधे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। झांग यून भी तेजी से आगे बढ़ी। धमाका! अगले ही क्षण राक्षसी ऊर्जा का एक विशाल क्षेत्र और शक्ति का एक अन्य क्षेत्र समाहित हो गया। हालांकि पलक झपकते ही राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र ने पूरी तरह से वर्चस्व हासिल कर लिया और दूसरे क्षेत्र की शक्ति को आत्मसात कर लिया। कुछ ही दूरी से ये दृश्य देखकर रक्षक फैंग और यूनली क्रोधित हो गए, लेकिन वे खबर को फैलने से रोक नहीं सके। वे केवल अपने सामने मौजूद काले पंखों वाले पक्षी को काबू में करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। राक्षसी ऊर्जा के दायरे में हफ हफ झांग यून का चेहरा पीला पड़ गया था और वह हौंफ रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे अभ्यास करने के लिए वास्तव में एक उपयुक्त राक्षसी ऊर्जा साधना तकनीक ढूंढनी होगी। बोलते समय उसने अपने शरीर के भीतर उत्पन्न प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा के अत्यधिक विस्फोट को दबा दिया और उसे वापस ऊर्जा भंडारण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया। पुकारना! अपने शरीर में समाई हुई राक्षसी ऊर्जा के अंतिम अंश को स्थानांतरित करने के बाद उसने अंततः राहत की सांस ली। झांग यून के होंठों पर मुस्कान आ गई जब उसने उस रक्षक के हटे कट्टे शरीर को देखा जिसे उसके दानव सम्राट के हाथ ने भेद दिया था। तुरंत बिक गया। जैसे ही वह क्षेत्र खुला, उसने ऊर्जा भंडारण कक्ष में संग्रहित कुल राक्षसी ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा मुक्त कर दिया, उसे दानव सम्राट के हाथ में प्रवाहित किया और एकीकरण चरण के चरम पर मौजूद शक्तिशाली रक्षक को तुरंत मार डाला। ये पहली बार था जब उसने दानव सम्राट के हाथ की पूरी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया था। वह वास्तव में और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन उसका शरीर एक साथ और अधिक राक्षसी ऊर्जा सहन नहीं कर सकता था। पुकारना! एक गहरी सांस लेते हुए झांग यून ने अपने चेहरे से मानव त्वचा का मुखौटा हटाया और उसे अपने सामने खड़े बलवान रक्षक के समान धारण कर लिया। फिर उसने रक्षक का काला चोला पहन लिया और तुरंत ही रक्षक के समान दिखने लगा। ये सब करने के बाद उन्होंने शक्तिशाली रक्षक के शरीर को एक तरफ रख दिया और उसे घेरने वाले राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र को तितर-बितर कर दिया। इस बूढ़े आदमी के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे वापस ले जाकर जांचना होगा। मैं ये जगह आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। प्रकट होते ही झांग यून ने दूर खड़े 2 रक्षकों से कुछ कहा और फिर फैंगमो संप्रदाय के मुख्यालय के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। ... स्टॉप उत्पात का प्रारंभ। चलिए जाने से पहले इस बुरी आत्मा से मिलकर निपटते हैं। धर्म रक्षक चिल्लाया। झांग यून ने उनकी अनदेखी की और सीधे दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गया। शक्तिशाली रक्षक! ये देखकर कि वह बिल्कुल नहीं रुका, रक्षक फैंग ने भौहें चढ़ा लीं। लेकिन झांग यून पीछे मुड़े बिना ही दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में प्रवेश कर चुका था। गधे! कुछ महसूस करते ही रक्षक फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। उनके विचार में शक्तिशाली रक्षक ने उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ अच्छा जरूर खोजा होगा और इसके लिए वह अपने दोस्त को छोड़ने के लिए भी तैयार था। वह उससे आगे निकलने के लिए बेताब था, लेकिन उस समय वह काले पंखों वाले पक्षी पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ सकता था। झांग यून को दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में प्रवेश करते देख काले पंखों वाला पक्षी और भी अधिक उग्र हो गया। उसकी विभिन्न ज्वालाएं लगातार उसकी राक्षसी ऊर्जा सील पर हमला कर रही थीं। प्रतिबंध हटते ही सबसे पहले उसे ही भुगतना पड़ेगा। यूनली, जल्दी करो! फैंगहुफा ने बगल में चिल्लाकर कहा। यूनली ने दूर से दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में गायब होते हुए शक्तिशाली रक्षक पर एक नज़र डाली और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने सुरक्षा के कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह भी धर्म रक्षक था, फिर भी वह 7 धर्म रक्षकों में सबसे कमजोर था। वह धर्म रक्षक केवल इसलिए बन सका क्योंकि उसे सीलबंद धर्म रक्षक, शक्तिशाली धर्म रक्षक और बादल दानव की मदद मिली, जिन्होंने उसकी वंश परंपरा को रूपांतरित करने में उसकी सहायता की, विशेषकर धर्म की सुरक्षा और संरक्षण।
दूसरे पक्ष को दानव सीलिंग संप्रदाय के भीतर एक शक्तिशाली समर्थक प्राप्त है जो उसका भी समर्थक है, उसे उस पर पूरी तरह से निर्भर रहना होगा। चीख चीख चीख। जैसे ही जुआंग रक्षक किसी अज्ञात रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया, उसकी इंद्रियां अचानक कमजोर पड़ गईं और काले पंखों वाला पक्षी घबराकर चिल्लाने लगा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़े इंसान के साथ क्या हो रहा है, उसे बस इतना पता था कि उसका शरीर दूसरे पक्ष द्वारा ले जाया गया है। हमें इसे वापस लेना ही होगा। बाहर की स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए झांग युन पहले ही घनी राक्षसी ऊर्जा से भरे एक विशाल गुप्त क्षेत्र में पहुंच चुका था। हमारे सामने एक पहाड़ी झरने का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पर कोई पहरा नहीं था। झांग युन ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। मुझे डीकिन कैंग से सीखी हुई बातें याद आ गईं। दानव संवरण संप्रदाय के मुख्यालय के प्रवेश द्वार की सुरक्षा आमतौर पर दानव साधकों द्वारा की जाती है। यदि वहां कोई दानव साधक सुरक्षा नहीं कर रहा है तो केवल एक ही संभावना है, दानव संवरण संप्रदाय के मुख्यालय में मार्शल लॉ लागू है। इस अवस्था में दानव सीलिंग संप्रदाय का आंतरिक भाग सील कर दिया जाएगा। धर्मरक्षक के स्तर से ऊपर के उच्च पदस्थ व्यक्तियों या जिन्हें आदेश दिए गए हैं, उनके अलावा किसी अन्य राक्षसी साधक को प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वह तुरंत पहाड़ी झरने में कूद गया। पहाड़ी धारा 500 मीटर लंबी थी और उसका दूसरा छोर दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय की ओर जाता था। जब झांग युन धारा के दूसरे छोर पर पहुंचा तो उसका सामना घने कोहरे से हुआ। ये युनली द्वारा पहले छोड़े गए पदार्थ के समान ही था, लेकिन ये कई गुना अधिक सघन था और इसमें मिश्रित राक्षसी ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल अलग स्तर की थी। ये क्लाउड डेमन्स की शुद्ध वंशावली से आता है। रक्षक जुआंग, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? रक्षक युनली और फैंग कहाँ हैं? कोहरे से एक तटस्थ आवाज आई। झांग युन जानता था कि बादल दानव ने ही कोहरा रचा था और उसने शांत भाव से कहा, वे अभी भी बाहर फीनिक्स आत्मा से निपट रहे हैं। मैं बाहर जाकर उनकी मदद करने से पहले कुछ औजार लेने आया हूँ। तो फिर आप अंदर जा सकते हैं, युनमो ने जवाब दिया और झांग युन के सामने धुंध में तुरंत एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। झांग युन बिना किसी झिझक के अंदर चला गया। जैसे ही वह कोहरे में दाखिल हुआ, गुप्त क्षेत्र के केंद्र में एक ऐसे चौक पर जो राक्षसी ऊर्जा अवरोध से घिरा हुआ था। जुवानमो, क्या हमें उससे वह वस्तु सौंपने के लिए कहना चाहिए? राक्षसी धुंध में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई और उसने काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति से पूछा, जिसके माथे पर एक काला सींग था और जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और जो अभी भी एक चबूतरे पर बैठा था। फीनिक्स की आत्मा से जुड़ी सबसे कीमती चीज निस्संदेह फीनिक्स का शव ही है। सींगों वाले काले वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसे जुवानमो के नाम से जाना जाता था, ने छवि के केंद्र में स्थित भंवर के भीतर धुंध में प्रवेश करते हुए बलवान रक्षक को देखा और शांत भाव से कहा, चूंकि हम उसे अंदर लाए हैं इसलिए वह भाग नहीं सकता। लेकिन शून्य शोधन के चरम चरण पर पहुंचे उस व्यक्ति ने अभी अभी हमारे मुख्यालय का पता बता दिया है। बोलते हुए उसने अपनी गहरी पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ा। स्क्रीन पर दिख रहे हटे कट्टे रक्षक को देखते हुए कहा, युनजिंग, उस पर कड़ी नजर रखना। अगर कुछ भी असामान्य होता है तो उसे तुरंत मार गिराना। मुझे पहले बूढ़े लोगों को जगाना है और अगली लड़ाई की तैयारी करनी है। स्पष्ट। राक्षसी धुंध में लिपटी वह आकृति सिर हिलाकर चली गई। अपने हाथ के हल्के इशारे से जुवानमो ने भंवर की छवि को बाहर फैंगचेंग के खंडहरों में बदल दिया। उस पर नजर रखते हुए उसने अपना दूसरा हाथ अपने नीचे बिछे गद्दे के बगल में जमीन पर दबा दिया। राक्षसी ऊर्जा की धाराएं जमीन में समा गईं और जल्द ही उसके सामने भंवर जैसी आकृति के नीचे पैटर्न से भरी एक आकृति दिखाई दी। इसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा का एक हल्का सा झोंका घूम रहा था, जिससे आकृतियां सामूहिक रूप से चमकने लगीं। फिर पूरा पैटर्न एक भिनभिनाहट जैसी आवाज के साथ चमकने लगा, मानो वह संवाद कर रहा हो। इस रहस्यमय क्षेत्र में घने कोहरे के बीच इन्हें बेवकूफ बनाना वाकई आसान नहीं है। झांग युन ने राहत की सांस ली। उसे यह आभास हो गया था कि आसपास की धुंध पैदा करने वाला बादल दानव उसे घूर रहा है। जब उसने पहले युनमो से बात की थी तो फीनिक्स सोल का जिक्र करने पर युनमो की उदासीन प्रतिक्रिया ने उसे यह एहसास दिलाया कि युनमो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे मूर्ख बनाया जा सके। यदि दूसरे पक्ष को फीनिक्स सोल के बारे में अभी अभी पता चला होता तो उनकी प्रतिक्रिया आश्चर्यपूर्ण होनी चाहिए थी। उनकी प्रतिक्रिया का अभाव यह दर्शाता है कि वे फीनिक्स सोल के बाहर प्रकट होने के बारे में पहले से ही जानते थे। इसका मतलब यह है कि बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा था वह क्लाउड डेमन की, या यूं कहें कि सील डेमन सेक्ट के उच्च पदस्थ सदस्यों की कड़ी निगरानी में था। हालांकि उसने शक्तिशाली रक्षक के राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र का उपयोग करके अपना भेष छिपाया था, लेकिन भेष बदले हुए ताओवादी माउडे के रूप में उसने जो दहाड़ मारी थी उसने निश्चित रूप से दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित किया होगा। शून्य शोधन के चरम स्तर के एक साधक को दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय के बारे में पता था और उसने रक्षक जुआंग के सामने ही पूर्व सूचना देकर इसकी सूचना दे दी थी। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह अजीब ही लगता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षक जुआंग ने पहले ही इस ताओवादी माउडे से निपट लिया है।
लेकिन एक शक्तिशाली संरक्षक बनने के तुरंत बाद मुख्यालय में वापस लौटने का उनका व्यवहार बहुत ही संदिग्ध लगता है। हालांकि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उसका शक्तिशाली रक्षक असली है या नहीं, वे बस उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। झांग यून उस शक्तिशाली रक्षक की आदतों से पूरी तरह अनभिज्ञ था, उसका पर्दाफाश होना बस समय की बात थी। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह खुला है या नहीं? झांग यून के होठों पर मास्क के नीचे एक मुस्कान उभर आई। उसका एकमात्र लक्ष्य दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में प्रवेश करना था। वर्तमान लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, अब हंगामा मचाने का समय आ गया है। लेकिन जल्दी मत कीजिए, चलिए और गहराई से जानते हैं। झांग यून तेजी से आगे बढ़ा। वे तेजी से घने कोहरे से गुजरे और हवा में व्याप्त राक्षसी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उनकी ओर तेजी से बढ़ी। अपनी आंखें खोलें। उसके सामने की दुनिया एक काले बादल में लिपटी हुई प्रतीत हो रही थी और आसपास व्याप्त राक्षसी ऊर्जा इतनी तीव्र थी जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यदि कोई सामान्य साधक यहाँ 1 या 2 साल तक साधना करे तो वह संभवतः सीधे ही राक्षसी साधक बन सकता है। राक्षसी ऊर्जा से घिरी दुनिया एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसके प्रत्येक शिखर पर कम से कम एक भव्य हॉल है जो आश्चर्यजनक राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ है। शैतान का महल स्पिरिट गैदरिंग एरे की तरह ही इस डायमंड पैलेस में भी राक्षसों को इकट्ठा करने का एक मजबूत प्रभाव है, जो आसपास के क्षेत्र से राक्षसी ऊर्जा को अपने भीतर एकत्रित कर सकता है। राक्षसी साधना करने वालों के लिए दानव महल के अंदर एक दिन की साधना दानव महल के बाहर 1 वर्ष की साधना के बराबर होती है। दानव सीलिंग संप्रदाय के भीतर एक दानव महल एकीकरण चरण में एक दानव साधक का प्रतिनिधित्व करता है। दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय 27 चोटियों पर फैला हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम एक दानव महल है। विशेष रूप से सबसे गहरी 8 चोटियों में तो और भी अधिक दानव महल स्थित हैं। डीकिन कैंग के विवरण के अनुसार संपूर्ण दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में नवजात आत्मा अवस्था के साधकों की कुल संख्या कम से कम 40 है। अगर आप छिपे हुए लोगों को भी शामिल कर लें तो और भी ज्यादा होंगे। 27 शिखर केवल राक्षसी साधकों के निवास के लिए हैं। असली राक्षस गुप्त क्षेत्र के अन्य इलाकों में रहते हैं। झांग यून तुरंत पहाड़ के सबसे निचले हिस्से में स्थित 8 चोटियों की ओर दौड़ा। ये 8 शिखर दानव सीलिंग संप्रदाय के नेता और 7 संरक्षकों से मेल खाते हैं। 7 रक्षकों में से एक होने के नाते एक शिखर उनका निवास स्थान था। वह बिना किसी परेशानी के अंदर की ओर उड़ गया। क्लाउड डेमन, जो छुपकर उसका पीछा कर रहा था, उसे यह अजीब नहीं लगा, उसने बस उस पर कड़ी नजर रखी। जल्द ही वे उस पर्वत शिखर पर पहुंच गए जहां धर्मरक्षक विराजमान थे। उससे यह मत पूछो कि उसे यह कैसे मिला, बस उसे बता दो कि पहाड़ के सामने एक पत्थर की शिला है जिस पर जुआंग अक्षर खुदा हुआ है। धर्मरक्षक, आपका फिर से स्वागत है। पर्वत शिखर के प्रवेश द्वार पर शून्य शोधन अवस्था में 2 बलवान पुरुष राक्षसी साधकों ने तुरंत उसके सामने झुककर अपने गोल नितंबों को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वे चुने जाने के लिए तैयार हों। झांग यून पूरी तरह से भ्रमित थी। इसका क्या मतलब है? क्या आप पीठ बाहर की ओर करके प्रणाम करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस हटे कट्टे रक्षक का कोई अजीबोगरीब शौक हो? झांग यून के होंठ फड़फड़ाए, वह जानता था कि उसका भेद खुलने ही वाला है। तो तुरंत मुड़ जाओ। दानव सम्राट का हाथ सक्रिय हो गया और ऊर्जा भंडारण कक्ष में मौजूद राक्षसी ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा तेजी से ऊपर उठा और सीधे पीछे शून्य में एक बिंदु पर प्रहार किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके भीतर छिपा हुआ बादल दानव अपना भाव बदल बैठा। उसे इस तरह अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी और उसने जल्दी से अपनी राक्षसी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। हालांकि यूडोंग द्वारा उत्पन्न राक्षसी ऊर्जा किसी अज्ञात कारण से झांग यून के मुके के सामने वास्तव में अगल बगल हट गई, जिससे उसका असली रूप पूरी तरह से वार के सामने उजागर हो गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बादल दानव स्तब्ध रह गया। झांग यून ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर मुक्का मारा। दानव सम्राट के हाथ के आशीर्वाद से उसकी स्वाभाविक राक्षसी ऊर्जा पूरी ताकत से विस्फोटित हो गई। बूम! उसने एक ही मुक्के से प्रतिद्वंदी की पूरी छाती को चीर डाला। वाह! चारों ओर चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। 27 चोटियों में से एक पर स्थित दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में असंख्य राक्षसी साधकों ने दहशत फैला दी। कौन दर्द से चीख रहा है? प्रोटेक्ट पीक से क्या कुछ हुआ है? ... गहराई में स्थित 8 चोटियों की ओर देखते हुए कई राक्षसी साधकों के चेहरे पर संदेह के भाव थे। धर्म की रक्षा करने वाले उस भव्य पर्वत शिखर के सामने खड़ा हूं। प्रवेश द्वार पर नितंबों को बाहर निकालकर खड़े वे दोनों राक्षसी साधक पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या चल रहा है? उनके रक्षकों ने अचानक शून्य पर हमला क्यों किया? शून्य में रहने वाले तो राक्षस ही लगते हैं, है ना? कई मीटर लंबा, मानवाकार आकृति वाला लेकिन बिना हाथों पैरों वाला एक दानव, जिसके शरीर पर केवल 1 दर्जन के करीब तंबू थे और जो राक्षसी ऊर्जा और धुंध से घिरा हुआ था, शून्य से बाहर निकला। क्लाउड डेमन। जाति
क्लाउड डेमन वंश की एक शुद्ध दानव जाति। संवर्धन स्तर, एकीकरण चरण का शिखर। शारीरिक बनावट, बादल दानव का शरीर। शारीरिक प्रतिभा, बादल राक्षसी ऊर्जा। शरीर में मौजूद राक्षसी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से राक्षसी धुंध में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें दिव्य चेतना को धुंधला करने और जीवित प्राणियों की आत्मा को नष्ट करने की क्षमता होती है। डेमन क्लाउड ये बड़े बादलों में संघनित हो सकता है और राक्षसी धुंध छोड़ सकता है जो एक बड़े क्षेत्र को ढक सकती है। जादुई धुंध में रूपांतरित होना, शरीर जादुई धुंध में रूपांतरित हो सकता है और विभिन्न प्रकार की धुंधों में विलीन हो सकता है। दिव्य चेतना क्षेत्र, राक्षसी बादल और धुंध एक क्षेत्र को ढकने के लिए राक्षसी धुंध छोड़ता है। जहां तक ये क्षेत्र फैलता है वहां दिव्य चेतना का उपयोग करना असंभव हो जाता है और आत्मा दूषित हो जाती है। कमजोरी, क्षेत्रीय दोष ये शुद्धिकरण की शक्ति से भयभीत है और इसके सिर के पिछले हिस्से में राक्षसी ऊर्जा का एक केंद्र मौजूद है। इस केंद्र को नष्ट करने से गंभीर चोट लग सकती है। ... आप आखिर हैं कौन? इस बादल दानव की आंखों में सफेद पुतलियां थीं और वह इस समय गुस्से से झांग यून को घूर रहा था और दहाड़ रहा था। वही जो तुम्हें मार डालेगा। झांग यून मुस्कुराया और एक और मुक्का मारा। क्लाउड डेमन के शरीर पर मौजूद 18 टेंटिकल्स एक साथ हिलने लगे, जिससे भारी मात्रा में राक्षसी धुंध निकली। हालांकि जैसे ही राक्षसी धुंध निकली, इस मौके से वह तुरंत दोनों ओर बिखर गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लाउड डेमन को विश्वास नहीं हुआ। ये स्पष्ट रूप से उसकी राक्षसी ऊर्जा थी, लेकिन इस समय ये पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर थी। स्नैप! इससे पहले कि वह चौंक पाता, झांग यून के दानव सम्राट हाथ ने पहले ही उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया था। रुकना! युन्मो के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। झांग यून ने बिना किसी झिझक के जोर से दबाया। एक क्लिक की आवाज आई। वाह! बादल दानव का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, फिर बेतहाशा हिलने लगा। उसकी राक्षसी ऊर्जा एक क्षण के लिए अनियंत्रित रूप से फैल गई। झांग यून ने राक्षसी ऊर्जा को फैलने नहीं दिया, बल्कि उसे दानव सम्राट के हाथ में खींच लिया, अवशोषित किया और ऊर्जा भंडारण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया। पहले तो उसे लगा कि ऊर्जा भंडारण कक्ष में बहुत अधिक राक्षसी ऊर्जा है, लेकिन अब उसे लगा कि यह कुछ अपर्याप्त प्रतीत हो रही है। शक्तिशाली रक्षक पर पिछले हमले में उसकी 20% शक्ति खर्च हो गई थी और अब इस बादल दानव से निपटने में 20% से भी अधिक शक्ति खर्च हो गई है। ऊर्जा भंडार कक्ष में राक्षसी ऊर्जा अब लगभग आधी खाली हो चुकी है और इसे फिर से भरने की आवश्यकता है। झांग यून ने तेजी से बादल दानव की ऊर्जा को अवशोषित किया और उसे ऊर्जा भंडारण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया, फिर तुरंत बादल दानव से मुकाबला किया। शव को आह्वान मंच पर फेंक दिया गया। हुर्रे! हुर्रे! 10 पूर्ण बादल दानव एक साथ दहाड़ उठे। धुंध छा रही है। झांग यून ने उस कोलाहल से आकर्षित होकर आए असंख्य राक्षसी साधकों पर एक नज़र डाली और तुरंत बोला। बूम बूम बूम! विशाल घूमती हुई धुंध उठी और तुरंत ही आसपास की 26 चोटियों को अपनी चपेट में ले लिया, सिवाय दानव सीलिंग संप्रदाय की मुख्य चोटी के, जिस पर ऐसा प्रतीत होता था कि एक अवरोध है जो राक्षसी धुंध को अंदर आने से रोकता है। इसी बीच मुख्यालय के भीतर मौजूद असंख्य राक्षसी साधक राक्षसी धुंध से घिरे हुए थे। झांग यून ने हाथ बढ़ाकर प्लेटफॉर्म को बुलाया और पहले से तैयार किए गए कई शवों को ऊपर फेंक दिया। पलक झपकते ही अद्भुत आभा वाले कई बुलाए गए जीव उनके चारों ओर प्रकट हो गए, जिनमें से कई नवजात आत्मा अवस्था में थे। झांग यून ने अभी अभी मारे गए शक्तिशाली रक्षक के शव को भी उस समूह पर फेंक दिया। शर्म मत करो, अपना क्रोध हर दिशा में प्रकट करो। झांग यून के आदेश पर मारना। 10 बादल राक्षसों और 10 शक्तिशाली रक्षकों के नेतृत्व में अनगिनत बुलाए गए जीव गर्जना करते हुए और तबाही मचाते हुए दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय के विभिन्न हिस्सों की ओर दौड़ पड़े। ... स्टॉप्ड। स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 530 एक शीर्ष स्तरीय सेना का आगमन। यह शून्य शोधन स्तर के 2 राक्षसी साधक, जो अभी भी पर्वत शिखर के प्रवेश द्वार पर झुके हुए थे, पूरी तरह से अचंभित थे। क्या हो रहा है? कैसे? नहीं, संरक्षक! इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, शून्य शोधन स्तर के 2 राक्षसी साधकों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि हत्या के इरादे से भरा एक बलवान रक्षक उनकी ओर दौड़ पड़ा। बुलाए गए बलवान रक्षकों पर जरा भी दया न दिखाते हुए उसने दोनों हाथों से उनके ऊपर उठे हुए नितंबों पर थप्पड़ मारे। धमाका! धमाका! शून्य शोधन स्तर के दोनों राक्षसी साधकों को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले ही उनके नितंबों से संचारित भयानक बल के कारण उनके शरीर मौके पर ही फट गए। 2 बची हुई आत्माओं के अंश बाहर निकल आए, अपने सामने खड़े बलवान रक्षक को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए, उस रक्षक को जिसके साथ उन्होंने अनगिनत सुखद क्षण साझा किए थे। धमाका! धमाका! इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, शक्तिशाली रक्षक ने 2 थप्पड़ों से उनकी बची खुची आत्माओं को चकनाचूर कर दिया था। मारना! फिर एक दहाड़ के साथ वह शक्तिशाली रक्षक के पर्वत शिखर की ओर सीधे दौड़ पड़ा। नहीं, गार्जियन, कृपया रुकिए। संरक्षक, मैं आपका सबसे प्यारा नन्हा बत्तख का बच्चा हूँ। ...
कुछ ही देर में ऊपर से चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जैसे किसी बत्तख का वध किया जा रहा हो। पहाड़ की चोटी पर मौजूद दुखद दृश्य को नजरअंदाज करते हुए झांग युन तेजी से वहां से चले गए। उसे नहीं पता था कि दानव सीलिंग संप्रदाय के किसी उच्च पदस्थ सदस्य ने उसे पहले से देख रखा था या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, जिस क्षण 10 बादल राक्षसों ने अपनी राक्षसी धुंध छोड़ी, वह उनकी दृष्टि रेखा को काटने के बराबर था। दर्द भरी चीखों से गूंजते दानव सीलिंग संप्रदाय के अस्त व्यस्त मुख्यालय को देखकर उपद्रवी के रूप में ये पहले से ही एक सफलता है। हालांकि झांग युन की महत्वाकांक्षाएं यहीं तक सीमित नहीं थीं। उनकी निगाहें दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्य शिखर की ओर और उससे भी आगे दूर तक भटक गईं। यद्यपि डीकन कैंग सीलबंद दानव संप्रदाय के महायान चरण से परिचित थे, लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, सीलबंद दानव संप्रदाय का महायान चरण सीलबंद दानव संप्रदाय के मुख्य शिखर के भीतर और उससे भी अधिक गहराई में स्थित गुप्त क्षेत्र में रहता था। सील डेमन सेक्ट के राक्षसी साधकों के निवास स्थान वाले 27 शिखर वास्तव में इस गुप्त क्षेत्र का केवल एक हिस्सा हैं। इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा निर्जन है और डीकन कैंग कभी इसके अंदर नहीं गए हैं। उन्हें केवल इतना पता है कि यह संभवतः राक्षसों से आबाद है और इसमें महायान अवस्था के साधकों द्वारा बसे क्षेत्र भी शामिल हैं। अगर यह हंगामा कुछ देर तक जारी रहता है तो वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। झांग युन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुलीं। वह इंतजार कर रहा था, दानव सीलिंग संप्रदाय के महायान स्तर के साधक के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। सुरक्षा के लिहाज से उसने राक्षसों का इस्तेमाल आड़ लेकर पहाड़ी धारा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया था, जो निकास द्वार भी था। दानव संवरण संप्रदाय में निश्चित रूप से एक से अधिक महायान साधक हैं। अगर एक या दो ही हों तो भी वह संभाल लेगा, लेकिन अगर अचानक 10 या 8 प्रकट हो जाएं, तो वह बिना किसी झिझक के भाग जाएगा। उसे पास ही में शून्य शोधन स्तर का एक राक्षसी साधक मिला। उसने उसे मार डाला, फिर उस साधक का वेश धारण करके एक चट्टान के पीछे छिप गया। फिर उसने जानबूझकर पास में ही 2 शक्तिशाली रक्षकों को बुलाया ताकि कोई भी राक्षसी साधक भाग न सके। ठीक उसी समय जब दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय की 26 चोटियां अराजकता में थीं, गुप्त क्षेत्र के केंद्र में एक राक्षसी ऊर्जा अवरोध से घिरे एक चौक पर हलचल को भांपते हुए जुवानमो ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने का भंवर पल भर में दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में बदल गया। विशाल राक्षसी धुंध में लिपटे मुख्यालय को देखकर, जहां से पीड़ा भरी चीखें गूंज रही थीं, उसने भौहें चढ़ाकर पास के एक गद्दे पर फुसफुसाते हुए कहा, बादल दानव। लेकिन कुछ न हुआ। कुछ महसूस करते ही जुवानमो का चेहरा गंभीर हो गया। बहुत शोरगुल। तभी उसके सामने चमकते हुए राक्षसी ऊर्जा के पैटर्न अचानक चमकना बंद हो गए। फिर उस पर लाल रंग की 2 पुतलियां दिखाई दीं। कुछ तो हुआ है। ये देखकर जुवानमो ने तुरंत कहा, गुप्त लोक फीनिक्स शहर के खंडहरों में स्थानांतरित हो गया है। खंडहरों में एक फीनिक्स आत्मा जागृत हो गई है, जिससे विचित्र घटनाएं घट रही हैं। लॉन्ग फेंगहुआ सहित केंद्रीय लोक के सभी हिस्सों से लोग यहां आकर्षित हो रहे हैं। अभी अभी गुप्त क्षेत्र का पता चल गया है। जैसा कि उम्मीद थी, लॉन्ग फेंगहुआ समेत सभी पक्ष जल्द ही वहां पहुंचेंगे। स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें। जानता था। लाल पुतलियों के नीचे एक बड़ा समूह प्रकट हुआ और एक आवाज ने उदासीनता से कहा, इसके अलावा मैंने तुम्हारे 27 शिखरों के भीतर युनजिंग की अनेक आभाओं को प्रज्वलित होते हुए महसूस किया। आखिर चल क्या रहा है? एकाधिक शेयर। जुवानमो अचंभित रह गया। 10 शेयर हैं। 10 शेयर। शुवानमो ने भौहें चढ़ाते हुए राक्षसी धुंध से ढकी भंवर छवि में दिखाई देने वाले दृश्य को कुछ उलझन के साथ देखा। उसे अभी अभी यह एहसास हुआ था कि क्लाउड डेमन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ये बादल की राक्षसी आभा के 10 धागे कैसे हो सकते हैं? एक चूहा चुपके से अंदर घुस आया। जुवानमो ने गहरी आवाज में कहा, हालात हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकते हैं। आपको एक ऐसे दानव को भेजना होगा जो इसे दबा सके और पहले आंतरिक मामलों को सुलझा सके। जानता था। लाल आंखों वाले उस व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, लॉन्ग फेंगहुआ से निपटना आसान नहीं है। मेरे पास निश्चित रूप से पर्याप्त सैनिक नहीं हैं। चलिए बाकी दोनों को भी जगाते हैं। जानना। जुवानमो बोला। एक भी शब्द कहे बिना लाल रंग की पुतलियां राक्षसी ऊर्जा सरणी पैटर्न में गायब हो गईं। जुवानमो ने तुरंत एक हस्त मुद्रा बनाई जो राक्षसी ऊर्जा सरणी पैटर्न पर पड़ी। संपूर्ण राक्षसी ऊर्जा सरणी का पैटर्न एक बार फिर झिलमिलाने और गूंजने लगा। फैंगचेंग के खंडहरों से कुछ किलोमीटर दूर कई साधक खंडहरों के अंदर के दृश्य को निहार रहे थे, जहां राक्षसी ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं टिमटिमा रही थीं। उनके चेहरे पर झिझक के भाव थे। ये जानने पर कि दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय फीनिक्स शहर के खंडहरों के भीतर स्थित है, आसपास के साधक सामूहिक रूप से वहां से उड़ गए। हालांकि अधिकांश किसान ज्यादा दूर नहीं गए और फीनिक्स शहर के खंडहरों के बाहर इस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। वे वहां से जाने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थे। दूर से आती हुई विभिन्न रंगों की ज्वालाओं के कारण, जो राक्षसी ऊर्जा से लड़ रही थीं, और कभी कभार सुनाई देने वाली फीनिक्स की चीखों के कारण
वे मूर्ख नहीं थे, वे जानते थे कि अंदर कुछ प्रकट हुआ होगा और वर्तमान में राक्षसी साधकों के खिलाफ लड़ रहा होगा। फीनिक्स की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि यह अस्तित्व फीनिक्स से संबंधित हो सकता है। फैंगिक्सू कबीले का नाम फीनिक्स पक्षी से लिया गया है, इसलिए इसका फीनिक्स से गहरा संबंध होना चाहिए। शायद कोई फीनिक्स जागृत हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जागृति के साथ ये फीनिक्स वर्ल्ड क्लैन के भीतर छिपे सभी खजानों को सामने ला सकता है। इसी वजह से कई किसान इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं। वे एलायंस ऑफ लाइट के आगमन और इस अशांति से आकर्षित हुए कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब समय आएगा और शक्तिशाली व्यक्ति मार्ग प्रशस्त करेंगे, तब हम दानव सीलिंग संप्रदाय से नहीं डरेंगे और हमें अशांत परिस्थितियों में भी लाभ उठाने के अवसर मिलेंगे। तभी दूर से एक हाथी की तेज दहाड़ सुनाई दी। वहां मौजूद सभी साधकों ने अपनी निगाहें एकाग्र की और दूर आकाश की ओर देखने लगे। 100 मीटर से अधिक लंबा और 2 विशाल दांतों वाला एक विशालकाय भूरा हाथी उनकी ओर सरपट दौड़ता हुआ आया। ये दिव्य हाथी है, ये दिव्य महल है। स्वर्गिक महल आ गया है। आखिरकार एक शक्तिशाली विशेषज्ञ आ ही गया। ... कई किसान उत्साहित थे। दूर से उनकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ विशालकाय दिव्य हाथी मध्य क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में से एक दिव्य हाथी महल का प्रतीक है। मध्य क्षेत्र में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में केंद्रीय साम्राज्य में एलायंस ऑफ लाइट के अलावा कई शीर्ष स्तरीय शक्तियां मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती है। स्वर्गीय महल उनमें से एक है। कुछ ही देर में दिव्य दांतों वाला 100 मीटर लंबा विशालकाय हाथी सबके सामने उतर आया। कोई इधर आओ, मुझे बताओ क्या हो रहा है। एक तगड़ा अधेड़ उम्र का आदमी बिना कमीज पहने विशालकाय हाथी की चौड़ी पीठ से बाहर निकला। ये सुनकर वहां मौजूद किसानों ने तुरंत सारी घटना का ब्यौरा दे दिया। दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय। ये जानकारी सुनते ही हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ साथ हाथी की पीठ पर सवार कई स्वर्गीय महल के साधक भी तनावग्रस्त हो गए। महल के स्वामी अभी अभी विमान से उतरे मजबूत कदकाठी वाले अधेड़ व्यक्ति ने समूह के मुखिया हटे कट्टे व्यक्ति को देखे बिना नहीं रह सका, जिसने विभिन्न जानवरों के दांतों से बने हार और बाघ की खाल का कोट पहन रखा था। सेलेस्टियल फेनोमेनन पैलेस के महल प्रमुख ने फीनिक्स शहर के खंडहरों की गहराई में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, आप सब यहीं प्रतीक्षा करें, मैं पहले जाता हूँ, आओ। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूर से आती हुई एक भेड़िए की दहाड़ ने उसे रोक दिया। 200 मीटर से अधिक ऊंचा और विशाल पंखों वाला एक विशालकाय भेड़िया राजा सैकड़ों अन्य पंख वाले भेड़ियों का नेतृत्व करते हुए उनकी ओर उड़ता हुआ देखा गया। ये सीरियस कबीला है, मध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित सीरियस मैदानों के अधिपति। हे भगवान, ये भेड़िए भी यहाँ कैसे आ गए? ... अखाड़े में तुरंत दहशत की लहर दौड़ गई और कई साधकों के चेहरे पर भय के भाव दिखाई देने लगे। सेलेस्टियल पैलेस के विपरीत ये भेड़ियों का एक वास्तविक झुंड था। वे पूरे मध्य क्षेत्र और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक पशु समूहों में से एक थे, जिनकी शक्ति शीर्ष मानव शक्तियों के बराबर थी। सीरियस किंग, बहुत समय हो गया। ये देखकर सेलेस्टियल फेनोमेनन पैलेस के पैलेस मास्टर खड़े हो गए और प्रमुख सीरियस किंग को एक विनम्र मुस्कान दी। सचमुच बहुत लंबा समय बीत गया है। 200 मीटर ऊंचे सीरियस राजा ने उसकी ओर देखा और मानवीय भाषा में बोला, आकाशीय घटनाओं के महल स्वामी, क्या आप मुझे अंदर की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? स्वर्गीय महल के महल प्रमुख ने तुरंत इसका वर्णन किया। दानव सीलिंग संप्रदाय। सीरियस किंग की विशाल पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। स्वर्गीय महल के महल प्रमुख ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या भेड़िया राजा मेरे साथ अंदर घूमने में रुचि रखेंगे? अच्छा। सीरियस किंग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसने अपने पीछे मौजूद भेड़ियों के झुंड को चेतावनी देते हुए जोर से दहाड़ा। इसके बाद उन्होंने सेलेस्टियल फेनोमेनन पैलेस के पैलेस मास्टर के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और वे दोनों एक साथ फीनिक्स सिटी के खंडहरों की गहराई में उड़ गए। ... स्टॉप।